मेरे प्रिय मित्रों, आइए 10 फरवरी 2021 भूमंज ज्योतिष पाठशाला बीजेपी प्रातः स्वाध्याय वेला दिवस 110-41 संस्कृत साहित्य के 9वें दिवस में ज्योतिष पाठ के 41वें दिवस में स्वाध्याय सुबह वेला में आइए प्रवेश करें। सबसे पहले सूर्योदय 6:55 अस्त होगा 17:57 प्रातः स्वाध्याय वेला न कह करके सुबह स्वाध्याय वेला, क्योंकि 4 घंटे हो चुके हैं सूर्यदेव को आए हुए। 4 बज चुके हैं स्थानीय समय के हिसाब पर, लोकल का टाइम की बात करें तो 4 बज चुके हैं। 4 घंटे का समय हो चुका है, 4 बज चुके हैं। इसलिए हमने कहा 4 घंटे का क्या होता है, हमने कहा कि जो पूरा दिन जो होता है हमने इसको हमने अत्र कहा, अर्थात 4 घंटे का। हमने दिन को जो भी था उसको भी दिन के भी 3 हिस्से करे, रात के भी 3 हिस्से करे, तो 3 × 6, उसको हमने अत्र नाम दिया। 4 घंटे के समय को हम अत्र कहा हमने। प्रातः सूर्य उदय जब हुआ तब से लेकर के 4 घंटे का जो समय है उसको हम बोलते हैं प्रातः, क्योंकि सूर्यदेव को भी क्या है 6:55 में सूर्यदेव हुए, सूर्यदेव आए, उदय हुआ, सनराइज हुआ। और उस अगर अभी समय कितना हो चुका है, सूर्योदय का आए हुए 4 घंटे हो चुका, तो 4 घंटे अर्थात 4 बज चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रातः स्वाध्याय जो प्रातः बोल लेते हैं, प्रातः जो प्रातः काल व्यतीत हो चुका है, चला समय जा चुका है, इसलिए हम यहाँ पर सुबह कहेंगे। तो 4 घंटे का समय अवधि जब सूर्योदय हुआ तब से लेकर 4 घंटे के समय को हम प्रातः काल बोलते हैं। उसके बाद 4 के बाद 8 घंटा होगा तो उसको सुबह बोलेंगे। सूर्योदय के बाद जो 8 घंटा समय होगा उसको तक 8 घंटे का जो समय, इनकी 4 घंटे हम कह रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, सुबह कहलाएगा। सूर्योदय जब हुआ तब से लेकर के 12 घंटे के समय अवधि के बीच में जो 4 घंटे का जो समय आएगा उसको हम 4 घंटे प्रातःकाल आया, 4 घंटे सुबह आया, 4 घंटे दोपहर आया, उसको हम दोपहर बोलते हैं। इस तरह से 12 घंटे हुए, दिन को हमने 12 घंटे में रखा, ऐसे ही रात को भी 12 घंटे को हमने विभाजित किया है। उसके बाद फिर सायंकाल सूर्यदेव के आने के बाद 4 को 16 जो समय हो जाएगा, 17 को 16 बजे 20, फिर 4 का 24, तो उसको प्रातः से हम सायंकाल से फिर शाम बोलेंगे, फिर रात्रि बोलेंगे। इस तरह दिन रात को हमने उसको हम अत्र नाम दिया। 6 घंटों में हमने बांटा, 6 खंडों में उसको विभाजित किया, 4 घंटे का, 4 घंटे का हमने दिया, समय दिया, उसको हमने अत्र नाम दिया। 4 घंटे समय अवधि का जो हो उसको हम अत्र कहते हैं। अत्र जो है वो अहोरात्र के शब्द से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमने होरा कहा वो अहोरात्र से, तो होरा को हम वहां से और त्र को हटाए तो होरा बन गया। ऐसे अहोरात्र में हो और रा को हटाया तो अत्र बना। तो अत्र को हमने कहा 4 घंटे के समय अवधि को हम अत्र बोलते हैं। तो सूर्यदेव को आए हुए 4 घंटे हो चुके हैं, तो सुबह प्रातः का समय तो व्यतीत हो चुका है। आइए सुबह स्वाध्याय वेला में आइए प्रवेश करें। वेला हमने कहा कि 1.5 घंटे के समय अवधि को हम वेला कहते हैं, क्योंकि हमारी पाठशाला भी 1.5 घंटे के करीब होती है, तो इसलिए उसको हमने वेला कहा। तो सुबह स्वाध्याय वेला में आइए प्रवेश करें। सर्वप्रथम जो हमारा दैनिक कर्तव्य है, कार्यक्रम है, सुबह स्वाध्याय वेला में आइए प्रवेश करें। जानते हैं पाठशाला के 2 भाग, भाग 2 को पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या, भाग 1 को पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा हम कहते हैं। पाठशाला के भाग 2 पर पहले चर्चा, बाद में पाठशाला के भाग 1 पर हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यूओयू के स्नातक द्वितीय वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र विषय संस्कृत साहित्य के 9वें दिवस में आज प्रवेश करें। 3 खंड हमने जो स्नातक द्वितीय वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें 3 बातें हमें समझनी है। पहले और क्रमशः हमने पहले और दूसरे खंड में पद्य को हमने समझा, तीसरे खंड में कल की पाठशाला हमने गद्य को समझने का प्रयास किया। आज की पाठशाला में तीसरा जो प्रसंग हमारा है वो है व्याकरण को हमें समझना है, जिसका अंदर 6 इकाइयां दी गई हैं। तो अब हम तीसरे प्रसंग को समझने का प्रयास हम करेंगे, व्याकरण को। इससे पहले खंड में, पहले दूसरे खंड में हमने पद्य, दूसरे में गद्य को समझा। आज हम व्याकरण को समझेंगे। तो हमने शुरू में से हमने देखा था कि हमने 3 खंडों में क्या देखा, एक बार इसको पुनरावृत्ति कर लें, तदनुसार चतुर्थ खंड में प्रवेश करें। 3 बातें हमें समझनी इस प्रश्न पत्र में, स्नातक द्वितीय वर्ष का पहले प्रश्न में 3 बातें हमें समझनी है, पद्य, गद्य और व्याकरण को।
पहले खंड में हमने पद्य काव्य किरातार्जुनीयम जो नामक जो पद्य काव्य है उसको समझा, उसके एक सर्ग हमने लेने का प्रयास किया। क्रमशः पहले इकाई में आप जो किरातार्जुनीय जिसमें जो रचयिता हैं उनका नाम था भारवी, तो मित्र भारवी को हमने समझने का प्रयास पहले इकाई में किया। दूसरे और तीसरे और चौथे और पांचवें इकाई में क्रम से हमने पहले दूसरे तीसरे में क्रम से 15 करके 46 श्लोकों को लेने का प्रयास किया। चौथा जो इकाई थी उसमें हमने 16 श्लोक लेने का हमने प्रयास किया था। इस तरह से हमने 46 श्लोकों पर हमने चर्चा समझने का प्रयास, दूसरी तीसरी चौथी। दूसरे में श्लोक 1 से 15 तक, दूसरे में श्लोक संख्या 16 से 30 तक, चौथे इकाई में श्लोक संख्या 31 से 46 तक। इन श्लोकों को लेने का हमने प्रयास किया। किसका? पद्य काव्य किरातार्जुनीयम का, जो मित्र भारवी ने लिखा है। पांचवें में हमने जो पहला जो हम किरातार्जुनीय का जो पहला सर्ग है उसमें जो महत्वपूर्ण सूक्तियां जो हैं उसमें 7 सूक्तियां और 8 सूक्तियां, 7 और 8 जो 15 सूक्तियां उसमें 7 तो किरात के द्वारा और 8 उक्तियां द्रौपदी के द्वारा कहा गया था, उसको हमने लेने का प्रयास पंचम इकाई में किया था। खंड पद्य काव्य किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग नामक पहले खंड के अंतर्गत तो उसको महत्वपूर्ण जो सूक्तियां थी उसको हमने लेने का प्रयास इकाई 5 में करा। यहीं पर हमने खंड 1 को विराम दिया था, दूसरे खंड में हमने प्रवेश किया। पद्य काव्य को समझने का हम प्रयास कर रहे थे और हमने कहा जी पद्य काव्य जो होता है, हमने कोई भी रचना जो होती है उसके 3 भाग हमने होते हैं, कृति काव्य कला साहित्य संगीत कला, उसके 3 भाग होते हैं। तो कृति भी पद्यबद्ध भी हो सकती है, गद्यबद्ध भी हो सकती है या गाथाबद्ध भी हो सकती है, दोनों भी साथ में हो तो उसको गाथा बोलते हैं। पद्य और गद्य जहाँ पर दोनों का हम जिक्र करते हैं उसको हम गाथा कहते हैं। तो रचना जो है वो कृति भी 3 तल पर हो सकती है, पद्यवत या गद्यवत या गाथावत। काव्य भी 3 तल पर, गद्य पद्य या गाथा, और कला भी हमारी गद्य पद्य या गाथा 3 तल पर हो सकती है। तो हमारी रचना का इस तरह 3 होते हैं और तीनों हमारे तल हमने कहा जो कृति है वो मस्तिष्क तल पर होती है, काव्य हमारे हृदय के तल पर होती है और कला हमारी नाभि तल पर होती है। और जो भी मित्र को कला निखारना है तो उसके लिए शिक्षा व्यवस्था में हमें शिक्षा में क्रांति में क्या करना होगा, पहले कला से प्रारंभ करना होगा, यानी कि गर्भाधान से लेकर के 7 अवस्था तक कला के बारे में, 8 से 14 तक काव्य के बारे में, 14 से 15वें वर्ष से लेकर के 21 वर्ष के बीच में कृति का जन्म हो जाना चाहिए। उसको हमने रोजगार नाम कहा, तो उसमें रोजगार कौन सा रोजगार हमें करना है उसके बारे में। और उसकी 21 से 22 23 4-5 साल में अपना प्रशिक्षण कर लेना है, 3 को तैयारी कर लेनी, उसके बाद फिर स्वरोजगार में अपना रोजगार को चुन लेना है कि मेरा क्या वर्ण है। इस तरह से करेंगे तो जीवन जीने की जो कला, जीवन जो उत्सव महोत्सव करें उसके लिए हमें आसान रहेंगे, नहीं तो महोत्सव उत्सव जो कहते हैं वो शब्द ही रह जाएंगे। इस तरह से अगर हम चलें और कुछ रणनीति, कुछ अपने नियम, कुछ गोल, कुछ टारगेट अगर बना के चलेंगे तो ही उत्सव आता है, नहीं तो उत्सव ऐसे नहीं आता है। एक समय होता है भजन कीर्तन करने का समय होता है, वो समय होता है गर्भाधान से लेकर के 7 वर्षों तक, क्योंकि उसमें पूरा 7 वर्ष तक जो चीज हमारा भजन का मर्म अगर हम सीख जाते हैं तो फिर यही तो उत्सव बाद में लाएगा। 7 वर्ष तक पूरा बीज बनता है, 7 वर्ष जो हमारा पूरे व्यक्तित्व का आधा भाग पूरा निर्माण हमारे 7 वर्ष में हो जाता है और पूरा हमारा व्यक्तित्व हमारे 25 वर्ष जो हमारा पहला आश्रम जो हम कहते हैं, पहले खंड में ही पता चल जाता है कि हमारा जीवन अब क्या होगा हमारा जीवन में। शेष उसकी एक पे जो पहला प्रथम जो हमारा खंड है इससे हम पता लगाएंगे आगे जो शेष 4 खंड जो उसमें हम हमारा जीवन कैसा रहेगा उसको हम करना भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस तरह से वो महोत्सव करने के लिए हमें इस तरह से हमें काम, इस तरह से हमें उसकी रणनीति हमें तैयार करनी चाहिए। पद्य काव्य कुमार संभव दूसरे खंड में हमने समझा। कुमार संभव जो कि हमने कालिदास को समझने का प्रयास, यहाँ भी प्रथम सर्ग को हमने लेने का प्रयास किया। पहले इकाई में कालिदास से परिचय होने का प्रयास हमने किया, पहली इकाई में। दूसरी इकाई में, तीसरे इकाई में, चौथी और 5वीं इकाई में क्रम से 15 श्लोक को हमने लेने का प्रयास, 15 चौको 60। पहले इकाई में कालिदास का परिचय हो गया, दूसरे में 1 से 15 तक श्लोक, तीसरे में 16 से 30, चौथे में 31 से 45, 5वें में 46 से 60 तक। श्लोक में मूल, अन्वय, अर्थ, व्याख्या और व्याकरण टिप्पणी, ये चीज महत्वपूर्ण 4-5 बातें हमें समझनी होती हैं। ये हमने समझने का प्रयास खंड दूसरे में पद्य काव्य को कुमार संभव में पहले सर्ग में समझने का प्रयास खंड दूसरे में 2 में करा था। खंड तीसरे में कादम्बरी सुखनाशोपदेश मात्र को हमने समझने का प्रयास, इसके अंतर्गत हमने कहा था कि 5 इकाइयां हैं
5 इकाई को हमने कल की पाठशाला में एक पूरे इस खंड, तीसरे खंड को पूरे हमने एक के साथ हम लेने का प्रयास किया। दो दिन में इसको हमने पूर्ण करने का प्रयास किया। एक 8 फरवरी को, एक 9 फरवरी को हमने करा। तो तीसरे खंड को हमने कल की पाठशाला में विराम दिया था, कादम्बरी के बारे में समझा था और शुकनाशोपदेश मात्र को हम लेने का प्रयास भी किया। आज के खंड में, चौथे खंड में प्रवेश करेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी तथा व्याकरण को। जो हमारा तीसरा प्रसंग जो आता है व्याकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। 6 इकाइयां हैं। पहले में लघु सिद्धांत कौमुदी, इकाई पहले का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। संज्ञा प्रकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ से लेकर के मुख नासिका वचनों अनुनासिक तक हमें व्याख्या करनी है। पहली इकाई। दूसरी इकाई में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से सुप्त तिगंत पदम तक हमें व्याख्या करनी है दूसरी इकाई में, जो कि आज पहली और दूसरी इकाई को हम लेने का प्रयास आज की पाठशाला में करेंगे। पहली इकाई में और दूसरी इकाई में हमें लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हमें अच संधि को हम लेने का प्रयास हम करेंगे। चतुर्थ खंड का नाम ही क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत हम संज्ञा प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे और संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत भी क्या है? अच संधि को समझने का प्रयास आज की चतुर्थ खंड में हम करेंगे। और आज की इकाई पहली और दूसरी इकाई में संज्ञा प्रकरण अच संधि के सूत्र पर हमें चर्चा करनी है। सूत्र कौन से हैं? सूत्र वही है प्रारंभ से लेकर के मुख नासिका वचनो अनुनासिक तक हमें व्याख्या करनी है। दूसरे में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से सुप्तिगंत पदम तक, दो इकाई में। फिर तीसरी इकाई में कल की पाठशाला में क्या करेंगे? कल की पाठशाला में इको जी से अलोन यस्य तक हमें समझना है। उसके बाद चौथी इकाई में एचोय वायावह से पूर्वत्रा असिद्धम सूत्र तक। पांचवी और छठे इकाई में, पांचवी इकाई में वृद्धि रादेश से एंग पद अंत आदि तक। छठे में सर्वत्र विभाषा गोह से ऋत्यकः सूत्र तक ही हमें समझना है। छठे इकाई में ये हम क्रम से आज, कल और परसों की 3 दिन में इसको हम खंड चौथे को समझने का प्रयास हम करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर संज्ञा प्रकरण अच संधि को समझने का प्रयास हम करेंगे। उसके बाद 12 को 13 को फिर हम एक बात पूरी जो खंड चौथा है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसको हमने 13 को परीक्षा का हमने आयोजन कहा था, उसको 14 को हम करेंगे। तो 13 को हम फिर इसकी जो चौथा खंड लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण अच संधि है, इसको एक बार पुनरावृत्ति कर लेंगे। फिर 14 को हम जो परीक्षा स्नातक द्वितीय वर्ष का जो पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न पत्र है ज्योतिष विषय का, उसकी परीक्षा हम 14 फरवरी को उसका आयोजन हम कर लेंगे। 15 को फिर एक जो पहला खंड हमारा है पद्य काव्य है, किरातार्जुन्यम हो गया, प्रथम सर्ग हो गया। दूसरा पद्य काव्य कुमार संभव पहला सर्ग हो गया, इसको हम 15 फरवरी को लेने का प्रयास पुनः करेंगे। उसके बाद तीसरा और चौथा कादम्बरी शुकनाशोपदेश मात्र लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण अच संधि क्रम को तीसरे खंड और चौथे खंड को हम 16 फरवरी को लेने का हम प्रयास करेंगे। 17 फरवरी को पुनरावृत्ति और प्रश्नोत्तर हम ले लेंगे। 18 को भी परीक्षण, जो ये पूरा एक पद्य गद्य व्याकरण नामक जो द्वितीय वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र है संस्कृत साहित्य का, उसको एक हम टेस्ट 10 पूर्णांक उसको लेने का प्रयास करेंगे। वो हम करेंगे 18 फरवरी 2021 को हम करेंगे। तो आइए मुख्य प्रसंग में बात करें। मुख्य प्रसंग है लघु सिद्धांत कौमुदी खंड चौथे में 2 खंड को हमें समझना है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण को हम समझेंगे। संज्ञा प्रकरण को हमें समझना है। अच संधि के अंदर हमें समझनी है। आइए समझे।
खंड चौथा, लघु सिद्धांत कौमुदी, संज्ञा प्रकरण अच संधि। इकाई ये पहली है, प्रस्तावना उद्देश्य, तीसरे चरण में सूत्र से परिचय 10 बिंदु, उसको 10 बिंदु पर समझने का प्रयास हम करेंगे, उन सूत्रों को लेने का प्रयास। उद्देश्य 6 रहेंगे, 6 उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। चौथे में बोध प्रश्न, 22 बोध प्रश्न होंगे। पांचवें में सारांश, छठे में भावी शब्दावली, 22 शब्दावली होंगी। उसके शब्द, उसके जो संस्कृत शब्द है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, वो 22 शब्द होंगे, उन 22 शब्दों को लेने का प्रयास। सातवें में निबंधात्मक 3 सवाल होंगे। 3 सवालों के साथ इकाई पहले को विराम देंगे, दूसरे इकाई में प्रवेश करेंगे। पहले चरण में प्रस्तावना, दूसरे में उद्देश्य, उद्देश्य 6 रहेंगे। सूत्र, संज्ञा प्रकरण अच संधि के अंदर जो सूत्र उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर 7 चरणों में उसको समझेंगे, 7 बिंदु में समझेंगे इसको, सूत्रों से परिचय होने का प्रयास 7 बिंदु में। उसके बाद चौथे में बोध प्रश्न, 23 बोध प्रश्न होंगे, उसको लेने का प्रयास। इसके बाद सारांश बातें होंगी, शब्दावली 7 शब्द होंगे, उसके संस्कृत को हिंदी में क्या कहते हैं उसको लेने का प्रयास। 4 निबंधात्मक सवाल होंगे, 4 निबंधात्मक सवाल के साथ हम इकाई दूसरे को भी विराम देंगे और पाठशाला के भाग 2 को विराम देंगे। पाठशाला के भाग की ओर हम यात्रा करेंगे। आइए पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इसको समझें। पहली इकाई है लघु सिद्धांत कौमुदी, संज्ञा प्रकरण। प्रारंभ से लेकर मुख नासिक का वचनो अनुनासिक तक हमें व्याख्या करनी है। इकाई की रूपरेखा, प्रस्तावना उद्देश्य, प्रारंभ से मुख नासिका वचनो अनुनासिक तक, सारांश, शब्दावली, अध्याय प्रश्न का उत्तर, संदर्भ ग्रंथ सूची, उपयोगी पुस्तकें, निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर दिए गए। तो प्रस्तावना दिया गया है। प्रस्तावना बताया है इसमें कि व्याकरण शास्त्र के अंदर दिया है ये संज्ञा प्रकरण असंधि। अब ये जो है इसको हम समझेंगे। इस पर बात करने से पहले हमने स्नातक प्रथम वर्ष में भी हमने क्या करा था, व्याकरण को समझा था। पहली जो पाठ्य पुस्तक थी, जो पहला प्रश्न पत्र था वो था नाटक अलंकार छंद, स्नातक प्रथम वर्ष में। ये 2 प्रश्न पत्र थे। पहले प्रश्न पत्र का नाम था नाटक अलंकार छंद, दूसरे प्रश्न पत्र का नाम था नीति काव्य व्याकरण अनुवाद। तो यहां पर भी क्या था, हमने स्नातक प्रथम वर्ष में हमने व्याकरण को समझने का प्रयास किया था। तो पहले उसी प्रसंग को लेने का प्रयास करेंगे, वही प्रसंग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने स्नातक द्वितीय वर्ष में हमें समझना है। तो स्नातक प्रथम वर्ष में हमने क्या समझा व्याकरण में, वहां पर भी हमने समझा था। दूसरा खंड था, उसमें भी हमने पहले खंड में हमने नाटक के पहले नीति काव्य के बारे में हमने समझा था पहले खंड में। दूसरे खंड में हमने लघु सिद्धांत कौमुदी, संज्ञा और संधि प्रकरण को हमने समझने का प्रयास स्नातक प्रथम वर्ष में हमने किया था, जिसमें द्वितीय खंड में क्रम से 4 इकाइयां दी गई थी। पहले में संज्ञा प्रकरण, दूसरे में स्वर संधि, तीसरे में प्रकृति भाव विधायक सूत्र उदाहरण सहित व्याख्या, चौथे में संधि प्रकरण के अंतर्गत संज्ञा सूत्रों की व्याख्या। ये हमने लघु सिद्धांत कौमुदी, संज्ञा एवं संधि प्रकरण नामक द्वितीय खंड में स्नातक प्रथम वर्ष में हमने स्नातक प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र में हमने समझा। पहले प्रश्न पत्र में क्या था, नाटक अलंकार छंद, दूसरे प्रश्न पत्र में था नीति काव्य व्याकरण अनुवाद। ये हमने स्नातक प्रथम वर्ष में देखा। लघु सिद्धांत कौमुदी था, यहाँ पर भी क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी का ही हम पर जिक्र करेंगे। उसके अंदर संज्ञा प्रकरण और अच संधि को लेने का प्रयास, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उससे पहले कि स्नातक प्रथम वर्ष में हमने क्या देखा, उसके बाद पुनरावृत्ति हम करें। तो संज्ञा प्रकरण को हमने समझा। द्वितीय खंड था लघु सिद्धांत कौमुदी, संज्ञा एवं संधि प्रकरण, 2 प्रकरण पर हम बात की थी। यहाँ पर केवल क्या हमें समझना है, केवल हमें संज्ञा प्रकरण के बारे में समझना है, उसके अंदर अच संधि हमें समझनी है। तो स्नातक प्रथम वर्ष में हमने 4 इकाइयों में समझा था व्याकरण को समझने का प्रयास। 4 इकाइयों में पहली इकाई थी संज्ञा प्रकरण, प्रस्तावना उद्देश्य, संज्ञा प्रकरण अर्थ और प्रतिपाद्य, संज्ञा प्रकरण के विशेष सूत्र। तो जो संज्ञा प्रकरण है उसके अंतर्गत क्या है, 6 पद हमें दिए गए हैं। 6 चरणों में इसको समझना है हमें। संज्ञा प्रकरण को हमें 6 पद में 6 चरणों में हमें समझना है। पहला चरण था चतुर्दश माहेश्वर सूत्र, दूसरा था प्रत्याहार, तीसरा था उच्चारण स्थान और प्रयत्न, चौथा था संहिता संज्ञा, 5वां संयोग संज्ञा, 6ठा पद संज्ञा। तो ये संज्ञा प्रकरण को समझने के लिए हमें 6 चरण, संज्ञा प्रकरण को समझने के लिए हमें 6 भाग हमने किए। 6 भागों में इसको समझा। पहले में चतुर्माद्य सूत्र, दूसरे में प्रत्याहार, तीसरे में उच्चारण स्थान और प्रयत्न करना, चौथे में संहिता संज्ञा, 5वें में संयोग संज्ञा, 6ठे में पद संज्ञा को हमने समझा। सारांश से बातें होंगी, शब्दावली, अध्याय प्रश्न के उत्तर, संदर्भ ग्रंथ सूची, सहायक उपयोगी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री, निबंधात्मक प्रश्न दिए। तो हमने क्या देखा कि संज्ञा प्रकरण के चतुर्माद्य सूत्र हमने देखा,
14 महाशय सूत्र हैं उसको हमने देखा। उससे पहले हमने कहा कि इसमें मंगलाचरण लघु सिद्धांत कौमुदी में करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता जो हैं वरदराजाचार्य हैं, तो उनने सबसे पहले उन्हें मंगलाचरण किया, अर्थात मंगल की कामना करने के लिए उन्हें क्या करा, पहले वंदना किया। कहा नत्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम् नत्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। तो ये मंगलाचरण वरदराजाचार्य ने किया। शुद्ध गुण वाली सरस्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। पाणिनि मुनि के द्वारा जो व्याकरण शास्त्र है, हमने कहा पूरी व्याकरण को समझना है तो हमें पाणिनि के अष्टाध्याय को हमें समझना होगा। जैसे राम के चरित्र को समझने के लिए हमें रामायण को हमें समझना होगा, और उसके प्रवेश करने के द्वार एक श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा भी रचित है, वो एक प्रवेश है। पूर्ण चरित्र को समझना है तो हमें रामायण में समझना होगा, ऐसे पूरे व्याकरण को समझना है तो हमें पाणिनि के अष्टाध्याय को हमें समझना होगा। ऐसे ही यहाँ पर प्रवेश करने के लिए वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी का एक छोटा सा हिस्सा बनाया, क्योंकि उससे आपको आसानी रहेगी, उससे पाणिनि के अष्टाध्याय को समझने के लिए एक मार्ग, एक माध्यम बनेगा, एक उसमें कैसे प्रवेश करना है उसके लिए प्रवेश द्वार बनेगा, एंटी डोर बनेगा। तो ऐसे यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है व्याकरण के लिए, जैसे श्री रामचरितमानस रामायण के लिए है प्रवेश द्वार। इसके अंदर का तुमने बताया कि हमने पहले चरण में चतुर्दश महाशय सूत्र को हमने समझा। ऐ उण रिल्लिक ए ओंग ऐ अवच हई वरठ लण यम डण नम झबई घट धश जब घट धश खब छटत चटतव कपय सस्सर हल। इसको चतुर्दश हमने 14 सूत्र हैं। ऐ उण रिल्लिक ए ओंग ऐ अवच हई वरठ लण यम डण नम झबई घट धश जब घट धश खब छटत चटतव कपय सस्सर हल। इसको भी 14 सूत्र हैं। अब माहेश्वर सूत्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि माहेश्वर मतलब शिव के डमरू से निकले हैं ये 14 सूत्र, इसलिए हम इसका नाम करेंगे चतुर्दश माहेश्वर सूत्र, इसको हम कहेंगे। विष्णु सूत्र क्यों नहीं कहा, ब्रह्मा सूत्र क्यों नहीं कहा, शिव ही क्यों कहा, लेकिन शिव के जब डमरू से निकला तो शिव का ही तो नाम आएगा, इसलिए हमने चतुर्दश माहेश्वर सूत्र इसको कहा। 14 ही क्यों, क्योंकि 14 सूत्र हैं, 14 सूत्र निकले थे। तो पहले हमने चरण में चतुर्दश महाशय सूत्र को समझा संज्ञा प्रकरण और उसके अर्थ और प्रतिवाद्य को समझने के लिए। संज्ञा प्रकरण को समझने के लिए हमने सबसे पहले चरण में चतुर्दश महाशय सूत्र को समझा। स्नातक प्रथम वर्ष में स्नातक प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र में हमने समझा व्याकरण को। फिर दूसरे चरण में हमने हलंत्यम सूत्र को हमने समझा। तीसरे में अदर्शनः लोपः ये सूत्र को हमने समझा। पहले चरण में हमें चतुर्दश महाशय सूत्र हो गया, दूसरे में प्रत्याहार। ये चतुर्दश जो है 14 महाशय सूत्र जो है उसके अंदर चरण हमने समझे। चतुर्दश महाशय सूत्र के अंदर हमने कहा कुछ 2-3 सूत्र हैं जिसमें हलंत्यम आता है, अदर्शनः लोपः आता है, तस्य लोपः आता है, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। तो उसके बाद दूसरे चरण में हमने संज्ञा प्रकरण को समझने के लिए दूसरे चरण में प्रत्याहार को हमने समझा। प्रत्याहार के अंदर हमने देखा पहला सूत्र आदिरंतेन सहिता एक सूत्र था, उसको हमने समझा। इसके बाद प्रत्याहार का निरूपण और उदाहरण। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, प्रत्याहार का मतलब होता है कि कोई बड़ी चीज को छोटे बात में रखना। सूत्र का मतलब जो होता है वही जो सूत्र का काम करता है वही प्रत्याहार करता है, कि बहुत सारे बड़े बड़े शब्दों को एक सूत्र में रखना, उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। बड़ी बात को सूक्ष्म बताना, सूक्ष्म शब्दों में उसको ही हम सूत्र कहते हैं। सूत्र का मतलब ये होता है कि बहुत सारी बातों को हम बताकर एक छोटे से उसको वक्त में बताना, छोटे से वाक्य में बताना, उसको हम सूत्र कहते हैं, उसको हम फॉर्मूला कहते हैं। E = mc², E = mc² यानी कि वर्ग, यानी कि जो एनर्जी जो होती है वो मास को गुणा करें प्रकाश के वर्ग। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर
पर सेकंड, प्रति सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चलता है, उसका वर्ग और उसको मास से गुणा कर दें तो वो एनर्जी कहलाती है। तो ये E=mc²। तो एक फॉर्मूला, एक सूत्र है, बहुत बड़ी बात को सूत्र में बता दिया हमने, फॉर्मूले में बता दिया। तो ऐसे ही सूत्र मतलब प्रत्याहार का मतलब ये होता है बहुत बड़ी बातों को सूत्र में बताना। जैसे आप बताते हैं अण के मतलब बताया, अक बताया, तो अण का मतलब अ ई उ आता है। इसके अंदर जो वर्ण आते हैं, जो अक्षर आते हैं, वो कितने आते हैं? अ और ई और उ, 3 वर्ण आते हैं। लेकिन हमें जो प्रत्याहार का मतलब होता है कि प्रत्याहार कितने होते हैं? 42 होते हैं। अर्थात 42 जो प्रत्याहार है उसके अंदर बहुत सारे वर्ण आते हैं। उन बहुत सारे वर्णों को हमने 42 सूत्रों में रखे हैं। उन 42 सूत्रों का नाम ही क्या है? प्रत्याहार है। और जो 42 प्रत्याहार बने हैं वो 14 सूत्रों से ये बने हैं। 14 सूत्र कौन कौन से? अभी हमने कहा कि जो शिव के डब्ल्यू से निकला, आई उड़ रिल्लिक ई ओंग आई अवच हई वरठ लण यमडनम झबई घटधश जब गडधश खब छटत चटतव कपई सस्सर हल। ये 14 सूत्रों से क्या हुआ? प्रत्याहार बनते हैं और 42 प्रत्याहार बनते हैं। और 42 प्रत्याहार के अंदर क्या है? उनके अंदर बहुत सारे शब्द वर्ण आते हैं, अक्षर आते हैं। जैसे अण में अ ई उ आता है, अक में अ ई उ री आता है, अच में अ ई उ री ली ए ओ आई औ आता है। ऐसे प्रकार से हमारे 42 प्रत्याहार होते हैं। अण हो गया, अक हो गया, अच हो गया, अट होगा, अण हो गया, अम हो गया, अश हो गया, अल हो गया, इक हो गया, अच हो गया, इण हो गया, उक हो गया, इंग हो गया, अच एच हो गया, एच हो गया, हस हो गया, हल हो गया, यण हो गया, यम हो गया, यंग हो गया, यय हो गया, यर हो गया, वस हो गया, वल हो गया, रल हो गया, मय हो गया, डम हो गया, झस हो गया, झस हो गया, झय हो गया, झर हो गया, झल हो गया, भस हो गया, जस बस, खर हो गया, खर खई हो गया, खर हो गया, झब हो गया, चय हो गया, चर हो गया, सर हो गया, सल हो गया। तो ये 42 क्या है? प्रत्याहार हैं। तो 42 प्रत्याहार हमने कहा, ये 42 प्रत्याहार इसमें होते हैं। उच्चारण स्थान प्रयत्न क्या है? ये हमने अगले सलाह में समझा। उच्चारण स्थान और प्रयत्न। तो हमने इस बार देखा कि हमने कि अ, आ और ई ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। तो यही 3 उसके होते हैं। एकमात्रो भवेत् ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घोच्यते, त्रिमात्रो प्लुतो गेहूं व्यंजनम 4 धमात्रिकम। इसके अंदर फिर उकालो, झस्व, दीर्घ, प्लुत हमने सूत्र को देखा। उच्चैर उदांत को देखा, निच्चैर अनुदांत को देखा, समाहार स्वरितः को देखा, मुख नासिका वचनो अनुनासिक। ये जो सूत्र हम बात कर रहे हैं, तो यहां तक हमें बात समझनी है। जो इसमें स्नातक द्वितीय वर्ष का जो हमें बात समझनी है व्याकरण में, प्रारंभ से लेकर के मुख नासिका वचनो अनुनासिक तक हमें समझना है। तो उसमें इससे पहले ये बात हमें समझनी है। यहां पर भी स्नातक प्रथम वर्ष में देखा मुख नासिका वचनो अनुनासिक, ये अब आ रहा है। उससे पहले इतनी बात हमें समझनी है। फिर तुल्यास प्रयत्नम सवर्ण। उच्चारण के स्थान हमने बताया 11 स्थान होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। उपयुक्त स्थान के साथ नासिका, कंठ, तालु, कंठ और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, जीवा मूल। 11 में नासिका, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जीवा मूल में नासिका स्वतंत्र रूप से वर्णों की उच्चारण स्थान है, परंतु मुख, नासिका, कंठ, तालु, कंठ, ओष्ठ, दंत, ओष्ठ मिश्र रूप से ही वर्णों के उच्चारण में अपना योगदान देते हैं। तो कंठ के लिए फिर हमने कहा पहला कंठ, दूसरा तालु। कंठ के अंदर अकार आता है, तालु के अंदर इकार आता है, मूर्धा के अंदर री, चौथे में दंत री, ओष्ठ में उ। उपयुक्त स्थानों के साथ नासिका भी होता है, जो हमने 5 बताए। इसके साथ है, उसके साथ नासिका जोड़ जाए तो उसको हम छठे चरण में कहते हैं। 7वें में कंठ और तालु होता है, 8वें में कंठ और ओष्ठ होता है, 9वें में व का उच्चारण करने का स्थान के लिए दंत और ओष्ठ की आवश्यकता होती है। 10वें में जीवामूल होता है, 11वें में नासिका। फिर प्रयत्न के बारे में हमने समझा। आभ्यंतर प्रत्यय होता है, 5 प्रकार के बताए। फिर हमने स्पर्श स्पृष्ट होता है, ईसत स्पृष्ट होता है, ईस द्विवृत होता है, विवृत होता है, संवृत होता है। 5 हमने आभ्यंतर प्रत्यय हमने को समझा। आभ्यंतर प्रत्यय प्रयत्न मतलब प्रयास जो करते हैं, प्रयत्न। इसी प्रकार से हमने ये तो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न हुआ। प्रयत्न के 2 भाग हमने कहा, एक आभ्यंतर, एक होता है बाह्य प्रयत्न। 2 होते हैं, एक आभ्यंतर, एक बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर के अंदर हमने देखा कि क्या है, 5 इसके भाग होते हैं। स्पृष्ट,
ईसत स्पृष्ट, ईश द्विवृत, विवृत और संवृत, 5 भाग होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के। ऐसे वायु प्रयत्न के 11 वेद होते हैं, विवाह, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदात और स्वरित। स्वरित ये क्या है? 11 वाह्य प्रयत्न है। ये हमने समझा। फिर इसी क्रम में अगला क्रम में हमने अणुदित सवर्णश्च चा अप्रत्यय प्रत्यय। फिर अगला हमने संहिता संज्ञा को समझने का प्रयास हमने कहा। परह सन्निकर्ष संहिता हमने समझा, संयोग संज्ञा को समझा। फिर हमने हलोन्त अंतराह संयोग। फिर पद संज्ञा को हमने समझा, शुबंत दिगंत पद को हमने समझा, शुबंत दिगंत पद संज्ञत इस्यात्। ये बात हमने यहाँ पर समझी। यहाँ पर हमने कुल मिलाकर ये देखा कि पहले इकाई में व्याकरण साहित्य का आधार भाषा सूत्र होता है, ये हमने देखा। दूसरा, भाषा सूत्र के आधार पर 42 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। हमने कहा वो जो 14 सूत्र से क्या है 42 प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार के तीसरे चरण में समझा कि प्रत्याहार के माध्यम से अनेक वर्णों को संक्षिप्त और वैज्ञानिक विधि से अल्प प्रयास में हम जान सकते हैं। चौथे में वर्ण के निश्चित उच्चारण स्थान पर प्रयत्न होते हैं। हमने कहा कोई भी शब्द है उसका निश्चित स्थान होता है, और उस स्थान से अगर नहीं बोलोगे तो उस शब्द को स्पष्ट हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो होता है बहुत लोग कोई शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जहां से शब्द का आना चाहिए वहां शब्द के लिए भी हमारी अभ्यास हमने नहीं किया है, उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे। शब्द ने वहीं से आना तो फिर वो बात स्पष्ट हो नहीं पाती है। उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे तो बात कैसे समझ में आएगी? प्रत्याहारों के माध्यम से अनेक वर्णों को संक्षिप्त और वैज्ञानिक विधि से अल्प प्रयास से हम जान सकते हैं। वर्णों के निश्चित उच्चारण स्थान और प्रयत्न होते हैं। उच्चारण स्थान और प्रयत्न की समानता से वर्णों की सवर्णता आती है, जिससे स्वर संधि संभव हो पाती है। सवर्णों की संधि हेतु उसमें समीपता आवश्यकता है। सुप्त प्रत्यय जिसके अंत में हो ऐसे शुबंत, और तिगंत प्रत्यय जिसके अंत में हो ऐसे तिगंत की पद हम नाम देते हैं, संज्ञा देते हैं। तो ये हमने समझने का प्रयास पहले इकाई में किया। फिर इसी इकाई में फिर अगले क्रम आए। दूसरी इकाई में हमने स्वर संधि को समझने का प्रयास किया। स्वर संधि के अंदर उसका अर्थ और प्रतिपाद्य स्वर संधि के अंदर प्रमुख भेद हमने बताए। स्वर संधि के अंदर उसके 5 भाग होते हैं। स्वर संधि, संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब होता है मेल, मिलना। ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषजन आचार्य के योग से ज्योतिषाचार्य जो शब्द बन रहा है, जो संधि, जो मिलन हो रहा है, मेल हो रहा है, जो ब्याह हो रहा है, उसको बोलते हैं संधि, मेल। 2 शब्दों के मिलने का नाम क्या है? संधि है। अब संधि भी क्या होती है? संधि भी अलग अलग प्रकार होते हैं। स्वर संधि होती है। स्वर संधि के अंदर हमने पहले के 5 संधि को समझा। स्वर संधि के अंदर हमने यण संधि समझा, अयादि संधि समझा, गुण संधि समझा, दीर्घ संधि समझा, वृद्धि संधि समझा। इस 5 भाग को हमने समझने का प्रयास स्वर संधि के अंदर किया। इसके भेद जो होते हैं, स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि आती है। ये हमने स्नातक प्रथम वर्ष में समझा। तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है। स्वर, अब संस्कृत हमने कहा प्रत्येक शब्द के अंत में कोई न कोई स्वर, व्यंजन, अनुस्वार या विसर्ग अवश्य रहता है। शब्द के आगे जब किसी दूसरे शब्द के होने से मेल होता है तो पूर्व शब्द के अंतर वाले स्वर, व्यंजन आदि में कुछ परिवर्तन हो जाता है। उस प्रकार के मेल हो जाने से जो परिवर्तन होता है उसका नाम है संधि। संधि का अर्थ होता है मेल, मिलन। उस परिवर्तन से कहीं पर 2 अक्षरों के स्थान पर एक नया शब्द आ जाता है। जैसे हमने कहा गंगाधन ईस बन जाता है गंगेश। कहीं पर छात्राः गच्छन्ति, छात्रा गच्छन्ति। और कहीं पर 2 अक्षरों के बीच में एक नया अक्षर आ जाता है धावन अश्वः, धावन नश्वः। तो आ ई ए। दूसरे उदाहरण में विसर्ग का लोप है। तीसरे उदाहरण में एक अतिरिक्त न उपस्थित हो जाता है। ये सब क्या है? वर्णों के मेल होने को हम क्या कहते हैं? मिलने को ही, मिलन को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जो संधियां 3 प्रकार की होती है हमने कहा, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। तो कुछ न कुछ क्या होता है? कोई भी स्वर होता है, कोई व्यंजन होता है, कोई शब्द है। संस्कृत भाषा में खासकर देखें तो कोई शब्द होता है, उसके पीछे या तो स्वर होगा, या व्यंजन होगा, या अनुस्वार होगा, या विसर्ग होगा। अब जैसे शब्द है राम, राम में मौ है, मौ के पीछे क्या है? अ है, अर्थात स्वर है। रामः पीछे हलंत, पीछे क्या रह जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। या रामम ऊपर मौ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। और राम खाली अगर हम राम से बोलेंगे तो राम के पीछे मौ है, उसके पीछे अ होगा। तो कोई जो कुछ क्या है, या तो स्वर होगा, या व्यंजन होगा, या ह होगा, या विसर्ग होगा। तो
इसके आधार पर हम संधियों को 3 भाग बांटते हैं। स्वर संधि, स्वर होगा तो स्वर संधि हो जाएगा, अगर व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि हो जाएगा, और विसर्ग होगा तो विसर्ग संधि हो जाएगा। अनुस्वार संधि यहाँ पर नहीं बांटा है। चौथा अनुस्वार भी होता है, अनुस्वार कम ही होता है, तो इसलिए अनुस्वार की संधि नहीं। तो मुख्य क्या है, 3 संधि होता है। अनुस्वार संधि भी हो सकता है, अनुस्वार संधि भी है, लेकिन मुख्य क्या है, अधिकतर क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि का ही जिक्र होता है। वो अनुस्वार संधि भी हो सकता है, क्यों नहीं, वो भी निश्चित होगा। स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग 4 होते हैं, तो 4 संधि होते हैं। लेकिन मुख्य में अगर बात करें तो मुख्य में 3 आते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आते हैं। अब स्वर संधि के अंदर कौन सा प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर संधि आ जाती है, तो अच जो प्रत्याहार हमने देखा 14 मासे सूत्र जो हमने कहा, इस 14 मासे सूत्र में एक अच प्रत्याहार बनता है। उस 14 मासे सूत्र से हम क्या करते हैं, 42 प्रत्याहार हम बनाते हैं। तो उसी में एक प्रत्याहार आता है अच प्रत्याहार, और अच प्रत्याहार में क्या है, स्वर संधि समाविष्ट है, उसमें आ जाते हैं स्वर संधि। ऐसी व्यंजन संधि में कौन सा प्रत्याहार आ जाता है, कौन से प्रत्याहार में व्यंजन संधि आ जाती है, उस प्रत्याहार का नाम है हल। हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या है, व्यंजन संधि, क्योंकि उसमें व्यंजन सभी आ जाते हैं। हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं, अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं। विसर्ग संधि तीसरा भाग है विसर्ग संधि। तो इसमें 3 भाग हमने कहा, संधि के 3 प्रकार होते हैं। फिर इसके बाद हमने स्वर संधि के प्रमुख भेदों को हमने समझा, यण संधि, य व र ल, इसके अंदर ई को यण ची आता है। फिर सूत्र से इसको हम प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं कैसे बनता है, सूत्र के माध्यम से इसे हमें दिखाना था, शो करना था कैसे बनता है ये। नहीं तो सूत्र से हम कह देते हैं ठीक है, यो का वो का रो का लो बन जाता है, ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन इसको सूत्र के माध्यम से बताओ कि कैसे बनता है ये, प्रूफ करके दिखाओ। शुद्धि उपास्य हमने देखा, उसमें अंतर्गत 2-3 चरणों में उसको समझा, इको यूनिटी समझा, तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। फिर अगला देखा, स्थाने अंतरंतम अनिचिच झलाम झश झसी अलोन तस्य। इस 2-3 सूत्रों को लगाने से हमने सिद्ध करा था कि क्या है, जो हमारा मधुहरी है वो मधुसन अरि जो है, इसी प्रकार से जो हमारा शुद्धसन उपास्य है, शुद्ध उपास्य बनता है, शुद्ध उपास्य होता है। ये कैसे बनता है, ये हमने इसको सिद्ध करके दिखाया था इन 2-3 सूत्रों के माध्यम से। ये हमने दूसरी इकाई में इसी प्रकार से अयादि संधि है। फिर संधि के हमने 5 प्रकार में अयादि संधि आती है। अयादि संधि को अय अव आय आव को हमने देखा, सूत्रों के माध्यम से हमने सिद्ध करा। फिर तीसरे नंबर में गुण संधि आता है, अ ए ओ को हमने समझा, इसके अंदर आद गुण 2-3 हमने गुण सूत्र के माध्यम से सिद्ध करने का हमने प्रयास किया। तो आद गुण सूत्र से की व्याख्या कीजिए, कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि आद गुण सूत्र की व्याख्या कीजिए, तो गुण संधि का है, अ ए ओ का गुण संधि के अंतर्गत ये सूत्र आता है। आद गुण क्या है, गुण संधि के अंतर्गत आता है। अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः, ये क्या है, दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। दीर्घ संधि चौथा संधि है। 5वें में इसके अंदर भी हमने कहा कि प्रश्न आता है कि दीर्घ संधि के नाम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे अकः सवर्णे दीर्घः। इस सूत्र की व्याख्या कीजिए, तो समझे कि दीर्घ संधि के अंतर्गत सूत्र आता है। फिर इसी क्रम में 5वें नंबर में जो संधि था वो था वृद्धि संधि, आ आई औ। इसके अंदर वृद्धि रेची शब्द आता, कहते हैं प्रश्न आता है कि वृद्धि रेची सूत्र की व्याख्या कीजिए, तो समझना कि कौन सी वृद्धि संधि है। तो सारांश बात हमने समझा कि 2 वर्णों के मेल होने पर परिवर्तन होता है, उसको हम संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से उस शब्द में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। ज्योतिष आचार्य 2 शब्द थे, लेकिन इन 2 शब्दों का जब मेल होता है, जब मिलन होता है, जब जुड़ जाते हैं, जब योग हो जाता है, तो इसमें परिवर्तन हो जाता है, ज्योतिषाचार्य हो जाता है। ज्योतिष दिन आचार्य से क्या बनता है, ज्योतिषाचार्य बन जाता है, तो परिवर्तन हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं संधि। अब कौन सी संधि हो रही है तो संधि, इसका नाम संधि है। 2 वर्णों के मेल होने से जहां परिवर्तन हो जाता है उसको हम संधि कहते हैं। 3 प्रकार हमने मुख्य कहा, अच अर्थात स्वर संधि, हल अर्थात व्यंजन संधि, विसर्ग तीसरा संधि विसर्ग संधि। 3 संधि को हमने समझा। 2 स्वर वर्णों के मेल होने से जो परिवर्तन आता है तो उसको स्वर संधि हम कहते हैं। स्वर संधि के प्रमुख वेदों में यण, अयादि, गुण, दीर्घ और वृद्धि संधि को हमने समझने का प्रयास पहले स्नातक प्रथम वर्ष में करा। यण संधि में ह्रस्व या दीर्घ ई उ रिल्ली के बाद किसी असवर्ण स्वर के आने से ई का, यो उ का, व रि का, र का ल हो जाता है। अयादि संधि में ए
ओ आई आउ के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो ए का आई हो जाए, ओ का औ, आई का आई, औ का आव हो जाता है। गुण संधि में यदि अवर्ण, ये जो हम गुण संधि जो 5 संधि किसके हैं, स्वर संधि के अंतर्गत है। व्यंजन संधि के अंतर्गत बात नहीं कर रहे, विसर्ग संधि की बात हम नहीं कर रहे हैं। कौन सी, स्वर संधि के अंतर्गत ये 5 भेद आते हैं। अगला गुण संधि में यदि अवर्ण अ या आ के आगे ई वर्ण ई या बड़ी ई कोई भी हो तो दोनों मिलकर ए उ वर्ण का उ या उ हो तो दोनों मिलकर ओ री हो तो दोनों मिलकर अर या री हो तो दोनों मिलकर अल हो जाते हैं। तो दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ, फिर अगला दीर्घ संधि आता है। इसमें ह्रस्व या दीर्घ अ ई उर्ली के री के बाद यदि क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उर्ली आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ री हो जाते हैं। इसी क्रम में 5 नंबर वृद्धि संधि आती है। अवर्ण अ या आ के बाद ए आई आए तो दोनों मिलकर आई और ओ अर्थात औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। वृद्धि रूप में भी जहां भी आ हो तो वहां र के स्थान पर उपस्थित हो, आ हो तो वह र के साथ ही उपस्थित हो। वृद्धि संधि में यदि अवर्ण अंत उपसर्ग के बाद ऋकार आदि धातु हो तो दोनों वर्ण के साथ स्थान में वृद्धि एक आदेश आर हो जाता है। तो ये हमने समझा कि स्वर संधि के अंदर 5 भेद दिए हैं। संधि का मतलब 2 शब्दों के मिलने से, जब 2 स्वरों का मिलने से होगा तो स्वर संधि का, 2 व्यंजनों का मिलने से व्यंजन संधि, विसर्ग याद आएगा तो विसर्ग संधि कहलाएगी। तो 3 प्रकार मुख्य होते हैं, लेकिन स्वर संधि को हमने समझने का प्रयास स्नातक प्रथम वर्ष में किया। फिर इसी क्रम में प्रकृति का विधायक सूत्र था, विधान और व्याख्या जी, जो प्रकृति विधायक सूत्र है उसको फिर हमने व्याख्या करने का प्रयास हमने यहाँ पर किया था। सर्वत्र विभाषो गो पलुत प्रक्रिया अचि नित्यम ओत अदशो मात्र निपात एकाजनांग ऋत्यकः इको सवर्ण्य साकल्य ह्रस्व च, ये हमने समझने का प्रयास किया। तो संधि प्रकरण के अंदर जो सूत्र थे, संज्ञा सूत्र थे, उसकी व्याख्या करने का प्रयास हमने कहा। सबसे पहले आता है कि अदेंग गुण, संधि प्रकरण के अंदर जो संज्ञा सूत्र उसके अंदर हमने अदेंग गुण अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। फिर दूसरा सूत्र था उपदेश अजनुनाशिकः इत। दूसरा सूत्र, तीसरा था वृद्धिरादेश आदेश वृद्धि संज्ञा स्यात्। चौथा था उपसर्गाः क्रिया योगे। पांचवा था भूवादयो धातवः। छठा था अचोन्त यादिति। सातवां था चादयो असत्वे। आठवां था प्रादय एते अपि तथा तस्य परमाम रेडितम। नवां सूत्र था, 10वां था दूराधूते च। 10वां सूत्र, ये 10 सूत्र हमें यहाँ पर दिए थे, इनकी व्याख्या करने समझने का हमने प्रयास किया। इसी क्रम में हमने यहाँ पर व्याकरण में पहले प्रथम वर्ष में यही समझने का प्रयास व्याकरण में किया। आइए स्नातक द्वितीय वर्ष में जो हमें पहले प्रश्न में समझने का हम प्रयास कर रहे हैं वो ये हमें समझना है कि प्रारंभ से मुख नासिक को वचनों अनुनासिक तक हमें समझना है। तो यहाँ पर भी वरदराजाचार्य ने सरस्वती को प्रणाम किया है। नत्वाम सरस्वतीम देवीं शुद्ध्याम गुण्याम करोमि हम पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। ये वंदना जो पहले स्नातक प्रथम वर्ष में की वही यहाँ पर भी वंदना की है। 14 माह्य सूत्र को हमने स्नातक प्रथम वर्ष में समझा था, वही को यहाँ बताने का प्रयास करने किया है। ऐ उण रिल्लिक ऐ ओं ऐ अवच हई वरठ लण यमडनम झबई घड़धस जब गडधस खब छटत चटतौ कपई सस्सर हल। ऐ उण रिल्लिक ऐ ओं ऐ अवच हई वरठ लण यमडनम झबई घड़धस जब गडधस खब छटत चटतौ कपई सस्सर हल। ऐ उण रिल्लिक ऐ ओं ऐ अवच हई वरठ लण यमडनम झबई घड़धस जब गडधस खब छटत चटतव कपई सस्सर हल। ये 14 सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं। इति माह्य सूत्राणि अणादि संज्ञा अर्थानि ऐसा मंत्या इतः हकार आदिस्वर आकार उच्चारणार्थ
उच्चारण अर्थ लण मध्ये त्वित संज्ञकः त्वित संज्ञकः। ये 14 हमारे सूत्र को हमने समझने का प्रयास। अब यहाँ पर दिया क्या है कि प्रारंभ से मुख नासिका वचनों अनुनासिक तक हमें सूत्र की हमें व्याख्या करनी है। इसमें हमने समझा अगला क्रम जो था प्रस्तावना, ये बात हमने समझ ली है। फिर उद्देश्य हमने दिया है, वही इकाई जो हमने वहां दिया था उसको समझाने का प्रयास हमारे क्या है कि पाणी द्वारा 14 सूत्रों का हमारे सूत्र हम कहते हैं। अंतिम वर्ण इत संज्ञा कहलाते हैं। इन सभी सूत्रों को मिलाकर प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। जो पीछे हमने कहा कि सूत्र जो है बता रहे हैं जो बता रहे हैं, इसी पीछे क्या है, ये है इत संज्ञा के नाम के हैं। ये पीछे जो लगाए सब क्या है, इत संज्ञा के नाम के हैं। इनका नाम क्या दिया जाता है, इत नाम दिया है। संज्ञा का मतलब था नाम, संज्ञा मतलब संस्कृत में संज्ञा कहते हैं और हिंदी में नाम कहते हैं। तो इसका नाम क्या दिया है, इत नाम दिया है, इत संज्ञा दिया है। तो भी बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो प्रस्तावना हो गया। उद्देश्य 1 2 3 4 5 6 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। प्रारंभ यहाँ पर तीसरे चरण में ये समझना हमें। इसके अंतर्गत 14 सूत्र दिए गए हैं। फिर विवरण के बारे में बताया है। अगले क्रम में हलंत पहला सूत्र आता है, हलंत्यम। ये सूत्र दिया गया है, अब इसकी व्याख्या हमें करनी है। तो यहाँ से बताने का प्रयास किया गया है, इसका अर्थ दिया गया है, सूत्र का कार्य क्या है इसके बारे में बताया गया है। पाणिनि कात्यायन पतंजलि के प्रथम उच्चारण को उपदेश हम कहते हैं। उपदेश कैसे कहते हैं, उपदेश का मतलब होता है कि पाणिनि कात्यायन पतंजलि के प्रथम जो उच्चारण जो है, जो पहले जो इनने बोल है, उनको ही हम उपदेश कहते हैं। पाणिनि कात्यायन और पतंजलि ने जिनका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया उसको हम उपदेश हम कहते हैं। 14 हमारे सूत्र में अ इ उ ऋ आदि 14 सूत्रों को आचार्य पाणिनि जी ने अपने व्याकरण में अंग के रूप में प्रथम बार उच्चारण किया। ये 14 हमारे सूत्र उपदेश कहलाते हैं। तो कभी वो कहता है उपदेश बता दो, उपदेश का मतलब क्या है, उपदेश का मतलब ये होता है। निष्कर्ष तो पहले सूत्र में है हलंत्यम बताया है। इस सूत्र को बताने का प्रयास यहाँ से इस बात पूर्ण होगी। फिर दूसरा सूत्र है लोपः संज्ञा विधायक सूत्र। अदर्शनः लोपः की व्याख्या कीजिए सूत्र की। प्रसक्तम स्यात् दर्शनम लोप संज्ञा स्यात्। लोप, लोक में लोप का एक अर्थ नाश भी होता है, किंतु पाणिनि व्याकरण शास्त्र में लोप का अर्थ होता है अदर्शन होना, गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, जो दिखाई दे उसका नाम है। लोप विधायक सूत्र के अंदर तस्य लोपः, ये लोपः संज्ञा विधायक जो सूत्र है इसके अंतर्गत अदर्शनः लोपः, दूसरा तस्य लोपः, ये दो सूत्र हैं। लोप संज्ञा विधायक सूत्र के अंदर अदर्शनः लोप हो गया। दूसरा लोप विधायक विधि सूत्र जो बताया है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र जो है लोप विधायक विधि सूत्र है। ये विधायक सूत्र है, ये विधि सूत्र है। विधि सूत्र का नाम क्या है, कभी प्रश्न आ जाएगा कि विधायक सूत्र और विधि सूत्र में क्या फर्क है। तो विधायक सूत्र में जो सूत्र है बताइए नाम। विधायक सूत्र कहेंगे तो विधायक में अदर्शन लोप कहेंगे, विधि सूत्र में कहेंगे तो तस्य लोपः, तस्येतो लोपः स्यात्। तो ये तय है कि क्या है, लोपः विधायक विधि सूत्र है, मेथड फॉर्मूला है। तो अगले क्रम में बताया है आदि रंतेन संहिता। इसके अंदर भी सूत्र बताया है। इसके अंदर आदि रंतेन इति के बारे में, प्रत्याहार बनाने की रीति क्या होती है, उसके नियम क्या होते हैं, इसके बारे में बताने का प्रयास। 42 प्रत्याहार जो हमने प्रथम वर्ष में समझे थे वही बताने का प्रयास यहाँ पर भी किया है। 42 प्रत्याहार में आता है अण आता है, अक आता है, अच आता है, अट आता है, अण आता है, अम आता है, अस आता है, अल आता है, इक आता है, इच आता है, इण आता है, उक आता है, ईंग, एच, एच, हर्ष, हल, यण, यम, यर, यय, यर, वस, वल, रल, मय, डम, झस, 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 झय। अब दोनों 100 है ये, तो 100 में ये नीचे जुबान है आनी चाहिए, ऊपर लगनी चाहिए यहाँ पर जो उच्चारण करेंगे 100 में। झस, 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 झय। 30वां प्रत्याहार हो गया। तो अगले क्रम में आता है झर, झल, भस, भस, झस, भस, खय, खर, छव, चय, चर, सर, सल। ये क्या है, 42 प्रत्याहार यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर अगला सूत्र में आता है उकालो झस्व दीर्घ पलुत, झस्वर दीर्घ पलुत, दीर्घ पलुत, ह्रस्व दीर्घ पलुत, झस्व ह्रस्व दीर्घ पलुत, उकालो झस्व ह्रस्व दीर्घ पलुत। 3 चीज होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और पलुत होता है। यानी कि अ ह्रस्व है, आ दीर्घ है, और 3 मात्रा ओम जो कहते हैं उसमें भी क्या है, तीसरा है, क्या हो जाएगा, वो प्लुत कहलाएगा। तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत 3 चीज होते हैं। वही यहाँ सूत्र बताने का अभ्यास। उकालो
ह्रस्व दीर्घ प्लुत बताइए। उकालो इति के बारे में बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। फिर अगले क्रम में आता है शैति उच्चैरुदांत अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र बताया है। निच्चैर नुदात्त के बारे में बताया है। फिर समाहारः स्वरितः के बारे में बताया है। तो अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र ये बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। इसी क्रम में अगला क्रम आता है अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र विधि संज्ञा सूत्र। अनुनासिक और संज्ञा विधायक विधि संज्ञा सूत्र बताया है। मुख नासिका वचनों अनुनासिक जी सूत्र दिया है। यहाँ तक बातें में समझनी है। अर्थ बताया है, तदिथ्यम बताया है, ह्रस्व के बारे में बताया है, ह्रस्व उदांत अनुनासिक, ह्रस्व के अंदर 6 बातें यहाँ पर दी गई हैं। फिर दीर्घ इसे ह्रस्व के बारे में बताया तो इसकी 6 हैं। इसी प्रकार से ह्रस्व का मतलब जो एक मात्रा जिसमें हो, दीर्घ मतलब जिसमें 2 मात्रा हो उसको दीर्घ बोलते हैं। इसके अंदर भी क्या है 1 2 3 4 5 6 बातें यहाँ पर दी गई हैं। प्लुत में भी क्या है 1 2 3 4 5 6 बातें दी गई हैं। तो प्लुत में जहाँ पर 3 मात्रा हो, ह्रस्व माने जहाँ पर 1 मात्रा, दीर्घ माने जहाँ पर 2 मात्रा, प्लुत माने जहाँ पर 3 मात्रा हो, उसको क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहते हैं। 1 2 3 मात्रा को ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं माहेश सूत्र किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, इति संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, प्रत्याहार किसे कहते हैं, एक मात्रिक को कहते हैं ह्रस्व कहते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करता है, द्विमात्रिक को कहते हैं दीर्घ, द्विमात्रिक को हम दीर्घ कहते हैं। प्लुत में कितने मात्रा होते हैं 3 मात्रा होते हैं। अनुनासिक संज्ञा करने वाला अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, अनुनासिक संज्ञा का वर्ण कौन सा है, अवर्ण के कितने भेद होते हैं 3 भेद होते हैं, जो क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहते हैं। तो ये हमें बताना है, ये हमें समझना है। अगला है बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। उपदेश अवस्था में अंत्यम हल वर्ण की इत संज्ञा करता है, कौन करता है, इसमें कौन सा विकल्प दिया गया बताओ, 4 में से एक विकल्प बताओ। फिर दूसरा आता है 14 सूत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, उपदेश कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, धातु निपात कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। 15वां प्रश्न है 15वां विद्यमान वस्तु का न दिखाई देना उसका नाम क्या है, लोप है। इत संज्ञा नाम का फल होता है, क्या होता है, जिसके पर में कुछ न हो उसे कहते हैं, जिसके पूर्व में कुछ न हो उसे कहते हैं, एक मात्रा को कहते हैं ह्रस्व कहते हैं। उदात्त संज्ञा होती है। ई के भेद कितने होते हैं बताइए, री के भेद कितने होते हैं बताइए। तो पूरे 22 प्रश्न यहाँ पर बहुत प्रश्न दिए गए हैं। सत्र कार्य भी इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। सारांश बातें यहाँ पर दी गई है। माहेश सूत्र में प्रत्याहार कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है, इसका वर्णन विशेष प्रकार से किया जाता है, इन सब का वर्णन विशेष प्रकार से किया जाता है। इस संज्ञा प्रकारों में स्वर और व्यंजनों के विषय में मुख्य रूप से बताया गया है। अच प्रत्याहार के वर्णों के स्वर, अच प्रत्याहार के वर्ण जो होते हैं उन वर्णों को स्वर कहते हैं। अच प्रत्याहार से रहित हल वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। इन्हीं वर्णों को सूत्र के माध्यम से परस्पर सवर्ण संज्ञा दी गई है, सवर्ण संज्ञा वाला नाम दिया है। इसी प्रकार सूत्रों के माध्यम से संहिता संज्ञा, पद संज्ञा इन सब का वर्णन किया गया है। इन संहिता नाम, पद नाम इन सब का वर्णन किया गया है, जो आगे संधि प्रकार में इसका विशेष प्रकार से प्रयोग बताया गया है। इस इकाई में इत संज्ञा, इत नाम वाला, लोप संज्ञा, लोप नामक आदि परिचयात्मक वर्णनों में एक आधारभूत संरचना का तथ्य प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है, जिसके आधार पर हम यहाँ पर लोप संज्ञा करना, लोप करना सीखा हमने। ह्रस्व दीर्घ प्लुत के अतिरिक्त उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि स्वरों के विभिन्न भेद, उनके उच्चारण स्थान के वो समझने, उनके उच्चारण के साथ उनका आपने वर्ण की उच्चारण प्रक्रिया को हमने समझने का प्रयास यहाँ पर किया। भेद उनके उच्चारण स्थान के साथ साथ वर्ण की उच्चारण प्रक्रिया का हमने समझने का प्रयास यहाँ पर किया। और प्रत्याहार बनाना, स्वरों के भेद को करना, ये भी हमने समझने का प्रयास हमने यहाँ पर किया। इकाई यहाँ पर इसके बाद शब्दावली, इकाई की शब्दावली है। इति से बताइए यह माहेश प्रणाली मतलब महेश्वर से, सूत्राणी मतलब सूत्रों की, अर्थानी मतलब अर्थों की, ये शामिल इनकी। यहाँ पर पूरे यहाँ पर बात शब्द दिए गए हैं जो संस्कृत में है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उसका नाम होता है शब्दावली। अब पाणी मतलब पाणी मणि द्वारा होता है, तो एक 22 यहाँ पर क्या है, करो मतलब करता है, अहम माने होता है मैं, इनकी वरदाचार्य, प्रवेशाय मतलब प्रवेश के लिए, तो ये चीज करो की मतलब 22 क्या है शब्दावली दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्न जो आगे पूछे उसके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, बहुविकल्पी उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। संदर्भ में ग्रंथ दी गई है, इस ग्रंथ के माध्यम से इसको और अच्छे तो यहाँ कर सकते हैं। ग्रंथ का नाम लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी, ये 2 ग्रंथ से भी इसको और अच्छा तैयार कर सकते हैं। उपयोगी पुस्तकें भी हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी में अच, हल और विसर्ग डॉक्टर जो है राम अवध पांडे और डॉक्टर रविनाथ मिश्र ने इनको लिखा है, पुस्तकें लिखी है, उसके माध्यम से इसको तैयार कर सकते हैं। 3 सूत्र, क्योंकि उत्तराखंड में 3 यहाँ पर
तीन यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं निबंधात्मक। पहला है 14 सूत्रों का उल्लेख करके उनके इत संज्ञक नामक इत नाम के वर्ण को चिन्हित कीजिए। दूसरा, यहाँ पर इकाई में किन्हीं 3 सूत्रों को उदाहरण से बताइए। किन्हीं 3 सूत्र बताने हैं, उनको उदाहरण से बताना है, 100 उदाहरण से बताना है। 3 सूत्र तो बताने हैं लेकिन उदाहरण से बताना है, जिक्र करना है। तीसरा प्रश्न है अभ्यास के लिए प्रत्याहारों का निर्माण कीजिए। प्रत्याहार जो अभ्यास 42 प्रत्याहार कैसे बनाते हैं उसके लिए यहाँ पर निर्माण कीजिए। ये बातें हमें यहाँ पर दी गई हैं। इसी क्रम में इकाई जो है पहली पूर्ण होती है। दूसरी इकाई में हमें समझना है तुल्या इससे प्रयत्नम सवर्णम से सुप्ति तिगंत पदम तक हमें वही बात हमें समझनी है। इकाई की रूपरेखा प्रस्तावना उद्देश्य तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम से सुप्ति तिगंत पदम तक हमें सारांश शब्दावली अध्याय प्रश्न का उत्तर है, संदर्भ सूची है, उपयोगी पुस्तकें हैं, निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए हैं। बताया है कि ये क्या है, दूसरी इकाई है। यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उन वर्णों का कौन सा स्थान है, कौन सा प्रयत्न होता है, इसके बारे में हमने समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। व्यंजन वर्ण मुख्यतः 33 होते हैं, ये हमने समझा। 33 यहाँ पर क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजनों का स्थान, प्रयत्न और प्राण के विषय में हम चर्चा करने का प्रयास इस इकाई में करेंगे। संधि के ज्ञान के लिए प्रयत्न और प्राणों की हमें ज्ञान आवश्यकता होती है। संधि को हम समझने का अगर समझना है तो उससे सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या होता है, प्रयत्न और प्राणों का ज्ञान होना परम आवश्यक, अत्यंत आवश्यक है, तब जाके संधि समझ में आएगी। उद्देश्य यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 उद्देश्य यहाँ पर दिए हैं। सवर्ण संज्ञा को परिभाषित करने का, वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न को समझने का प्रयास, वर्णों के बाह्य प्रयत्न को समझने का प्रयास। वर्ण का प्रयत्न 2 होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न होते हैं। वर्ण के वर्ग को निर्धारित करने, वर्णों के वर्ग को कैसे निर्धारण करना है ये हम समझने का प्रयास। संहिता संज्ञा से परिचय होने का प्रयास, संयोग संज्ञा का वर्णन करने का हम प्रयास यहाँ पर करेंगे। ये उद्देश्य हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। अगला आता है तीसरे में सवर्ण संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र के अंदर तुल्यास्य प्रयत्न सवर्ण, ये बताने का प्रयास पर क्या है। कालवादि स्नानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेते त्वयं तस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञा स्यात्, ये बताने का प्रयास। पहला सूत्र सवर्ण संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र के अंतर्गत सवर्ण संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र वार्तिक है। ऋलि वर्ण योमित्तः सावर्ण्यम वाच्यम, ऋकार और ऋकार 33 वर्ण कैसे हम करने का, 33 वर्ण होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। क वर्ग में 5, चौ वर्ग में 5, टौ वर्ग में 5, तौ वर्ग में 5, प वर्ग में 5, यण में 4, य व र ल, सल में 100, स स ह, 4 वर्ण ये हुए। इसके बाद अच स्वर अच तथा स्वर वर्णों का भी स्थान, प्रयत्न तथा प्रयत्न क्या है इसका वर्णन करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। 33 होते हैं, 5 10 15 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 वर्ण यहाँ पर होते हैं। अब 5 कौन से, क ख ग घ अंगो। उसके बाद चौ में च छ ज झ यो, फिर ट ठ ड ढ अणु, इनकी 25 आते हैं। 1 2 3 4 5, इनके 25 वर्ण यहाँ पर आते हैं, क से लेकर के म तक, प फ ब भ म तक। इनके क से लेकर के म तक क्या है 25 वर्ण आते हैं। क ख ग घ अंगु च छ ज झ यो ट ठ ड ढ अणु त थ थ द न म, ये आते हैं। ये 5 वर्ण है। क वर्ग में 5 आते हैं, चौ में 5 आते हैं, टौ में 5, तौ में 5, पौ में 5, 5 बजे 25 से आते हैं। 25 के बाद 8 ही तो 25 8 25 10 35, इनकी 2 माइनस 33 ऐसे वर्ण बनते हैं। वर्णों का स्थान क्या होता है, अकु अकुह विसर्जनीयाम कंठः। अब जो कौन शब्द कंठ से आते हैं, कौन से तालु से आते हैं बताते हैं। इच्चु इच्चुषाणाम तालुः, ऋटुषाणाम मूर्धा, ऋटुषाणाम मूर्धा, ये बताने का प्रयास यहाँ पर क्या है कि तालु से कौन कौन आते हैं। तालु में इसमें 18 प्रकार के प्रकार आकार और क वर्ग इसमें आते हैं जो कंठ से आते हैं, कंठ से वो बताने का प्रयास किया है। और तालु से कौन से आते हैं वो बताने का प्रयास यहाँ पर क्या, 18 प्रकार के इकार और चौ वर्ग आता है इसमें। ऋटुषाणाम मूर्धा, 18 प्रकार के सभी ऋकार और टौ वर्ग इसमें आते हैं। इसका अगला उच्चारण जो स्थान होता है वो आता है ऋतुलसानाम दंताः, ऊपम धामानियानाम ओष्टौ, यमगणनानाम नासिका च,
यम गणनानाम नासिका च, फिर ए दैतो कंठः तालु वकारस्य दंतोष्टम जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम नासिका अनुस्वारस्य यंतो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च च। वो भी बताया हमने। फिर आभ्यंतर और बाह्य दो होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न होते हैं। आद्य पंचदा पहला जो होता है आभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं। सुस्पष्ट, ईतस स्पष्ट, ईसत द्विवृत्त, विवृत्त और संवृत्त जो हमने स्नातक प्रथम वर्ष में पढ़ा है वही यहाँ पर बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार से 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं, ये हमने समझा। हिरस्व इस्यावर्णस्य प्रयोगे समर्थ प्रक्रिया दशायां तु विवर्तमेव बाह्य प्रयत्न स्तवेका दशधा, बाह्य प्रयत्न स्तवेका दशधा खरो। अब 11 इसके बाह्य प्रयत्न बता रहे हैं। विवाह, संवार, श्वान, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदांत, ये बताने का प्रयास पर 11 बाह्य प्रयत्न के बारे में बताया। जो प्रयत्न हम करते हैं शब्दों को बाहर निकालने को उसको बताने का प्रयास पर किया गया है। फिर अगला आता है आदियो माव शानाम स्पर्शाः यणोऽन्तः स्थाः के बारे में बताया। इसी क्रम अगला आता है तालिका के माध्यम से आभ्यंतर प्रत्यय के वर्णों को देखते हैं, ये बताने का प्रयास। स्पृष्टः, ईसत, स्पृष्टः, ईस, द्विवृत्त, विवृत्त और संवृत्त, ये हैं आभ्यंतर प्रयत्न। इसी प्रकार से बाह्य प्रयत्न बताया है। विवाह, श्वास, घोष के बारे में बताया। जो शब्द जो है इतने शब्द क्या है हमारे, विवाह, श्वास, अघोष। इसी क्रम में संवाद, नाद, घोष के बारे में शब्द दिए हैं। अल्पप्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत, स्वरित एक क्रम से यहाँ पर दिए गए हैं। वर्ण को रखे गए हैं। कौन से वर्ण को हम विवाह कहते हैं, श्वास कहते हैं, अघोष कहते हैं, संवाद कहते हैं, नाद कहते हैं, घोष कहते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत, स्वरित कहते हैं। ये सब इसमें यहाँ पर वर्ण को दिए गए हैं। या ऐसे ही, और अगर ये तो हम बाह्य होता है, ऐसे आंतरिक में होता है कि कौन से स्पष्ट वाले कौन कौन से वर्ण आते हैं। क, ख, ग, घ, अंगु, ये क्या है ईस स्पष्ट वाले आते हैं। ईसत स्पष्ट में कौन आता है, यो आता है। ईसत द्विवृत्त में शौ आता है, विवृत्त में और ई आता है, संवृत्त में हिरस्व अवर्ण का आता है। तो ये बातें यहाँ पर दी हैं। बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य और आभ्यंतर दो प्रयत्न यहाँ पर दिए गए हैं, उसमें वर्ण यहाँ पर दिए गए हैं। आभ्यंतर में क्या है 5 होते हैं, बाह्य में 11 भेद होते हैं। 11 भेद को बताने का प्रयास क्रम से किया। 1 2 3 4 5 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर भेद बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। और आदि संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र। अगला आता है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। अणुदित वर्णस्य चा प्रत्यय, ये सूत्र बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। अगला चरण आता है कि अत्रेवाण परेण णकारेण तवेदम इत्य अष्टादशानां संज्ञा तथ्यकारो कारौ ऋकार ऋषतकम् एचो द्वादशानां अनुनासिक भेदेन यवल्ला द्विधा तेना अनुनासिकास्ते द्वयोर संज्ञा। फिर इसी क्रम में आता है संहिता संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र। संहिता नाम का, विधायक संज्ञा सूत्र। ये क्या है, नामक सूत्र है। नामक सूत्र का संज्ञा नाम का सूत्र, विधायक सूत्र को समझने का प्रयास। पर सन्निकट संहिता संयुक्त संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र। हलोन अंतरः संयोगः पद संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। सुप्ति दिगंत पदम एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्टमी सप्तमी ये विभक्ति 7 विभक्ति होती हैं। 2-3 वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन होते हैं। कोई बताने का प्रयास यहाँ पर शु औ जश बहुवचन में क्या होता है बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तर पुरुष होते हैं। इस सुबंध तिगंत को हमें समझना है, इसलिए यहाँ पर 2 होते हैं। सुबंध तिगंत में ये बात दी गई है, सुबंध में ये बात होती है, एक वचन द्विवचन बहुवचन 7 विभक्ति होती है। तिगंत में होता है सुबंध, तिगंत में होता है कि मध्यम प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये क्या है तिगंत है। सुबंध तिगंत ये बता रहा है।
सुबंत का मतलब, तिगंत का मतलब होता है, सुबंत का अर्थ होता है जिसके अंत में शुभ क्या हो, सु मतलब क्या हो, हमारे शुभ जहां पर हो, जैसे सुबंत बोला, ये सु, ये जो बताया सु अम टा डे डसी, ये जो आते हैं इसको हम सु और जस जो आते हैं, ये इसको हम बोलते हैं 21 प्रत्यय होते हैं, उसको सुबंत बोलते हैं। यानी कि जिसमें क्या हो, सुबंत उसे बोलते हैं जिसमें 21 प्रत्यय हो, सुबंत कहलाते हैं। जिसमें सु नाम के क्या हो 21 प्रत्यय हो, उसको सुबंत बोलते हैं। जो यहाँ पर देने का प्रयास 21 में दिया गया है, 21 कैसे होते हैं बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21, ऐसे 21 क्या होते हैं, सुबंत होते हैं। मतलब सुबंध क्या है, 21 प्रत्यय को हम सुबंध कहते हैं, जिसमें सु तरह के 21 जो प्रत्यय हैं, कुछ ऐसे प्रत्यय को हम सुबंध कहते हैं। इसी प्रकार से क्या है, जो सुबंध है, तिगंत का मतलब होता है कि तिगंत का मतलब होता है जिसमें 18 प्रत्यय जिसमें होते हैं, ऐसे प्रत्यय जिसमें 18 प्रत्यय होते हैं। 18 कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी प्रकार से अगला क्रम आता है। अब ये दिया है जिसमें 18 प्रत्यय होते हैं, उसको हम तिगंत कहते हैं। सुबंध तिगंत ये दो हैं। अब यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, पहले बताया लृ वर्ण के कितने भी होते हैं, क वर्ग के कितने, क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, चौ छो जौ झो मो, ये वर्ण किस वर्ग में आते हैं, वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, टॉ वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, क इस संज्ञा नामक क वर्ण का स्थान है, टॉ वर्ग नाम का स्थान, टॉ वर्ण का स्थान है, दंत स्थान में आयोड वर्ण है, तुल्यास प्रयत्न स्वर्ण करता है, यज्ञ प्रत्याहार वर्ण आते हैं, यो वर्ण का स्थान है, अ वर्ण का स्थान है, उ वर्ण का स्थान है। बहुविकल्प प्रश्न पूछे, विकल्प प्रश्न है, प्रयत्न कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रत्यय में कितने प्रकार के होते हैं वो बताओ, बाह्य प्रत्यय कितने प्रकार के वो बताओ। आभ्यंतर प्रत्यय में क का कौन सा प्रत्यय होता है, स्वर्ण का कौन सा प्रत्यय होता है, वायु प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय होता है, प्रयत्न में कौन सा, वायु प्रयत्न में कौन सा प्रयत्न होता है, प्राण कितने प्रकार के होते हैं, पंच प्राण होते हैं, यो वर्ण का कौन सा प्रत्यय होता है, हलोन्तरः करता है, शुभते तिगंत पदम करता है। सारांश बातें भी यहाँ पर दी गई हैं। सारांश बातें बताइए कि यहाँ पर हमने सवर्ण संज्ञा वाले वर्ण को सवर्ण हम कहते हैं, जिसमें क्या हो सवर्ण आए उसको हम सवर्ण नाम से जानते हैं। सवर्ण संज्ञा के लिए स्थान और प्रयत्न की हमें समानता हमें चाहिए। सवर्ण संज्ञा में आभ्यंतर प्रयत्न ही लिया जाता है। बाह्य प्रयत्न का उपयोग किसी वर्ण के स्थान पर कोई आदेश करने पर किया जाएगा। जिन 2 वर्णों का आपस में स्थान में एक हो, प्रयत्न भी, जिन 2 वर्णों का आपस में स्थान भी एक हो, प्रयत्न भी एक हो, उसकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण उनका क्या होता है, नाम उसको हम कहते हैं। तो सवर्ण क्या है, सवर्ण कह रहे हैं जहाँ पर 2 वर्णों का आपस में स्थान भी एक ही हो, प्रयत्न भी एक ही हो, उनकी आपस में जो संज्ञा, जो उनका जो आपस में जो हो रहा है, इसी घटना को हम सवर्ण नाम देंगे, सवर्ण संज्ञा कहेंगे। जिस प्रकार अ का कंठस्थान है, आ का भी कंठस्थान है, ये दोनों का प्रयत्न भी विस्तृत है, अतः स्थान और प्रयत्न एक होने पर इनका नाम क्या आ जाएगा, सवर्ण आ जाएगा। सौ मतलब समान वर्ण है, अक्षरों का समान में जहाँ पर क्या हो, स्थान भी और उसका प्रयत्न भी समान हो, उसको हम सवर्ण कहेंगे। इसी प्रकार से हमने अ का गण होगा, वहीं पर 18 प्रकार के आ का भी गण किया जाएगा। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि जब तक संपूर्ण स्थान और संपूर्ण प्रयत्न तुल्य न हो, तब तक सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, सवर्ण संज्ञा नाम उसको नहीं देंगे। जिस प्रकार ई का और ए का प्रयत्न समान है किंतु स्थान तुल्य नहीं है, स्थान क्या है, भिन्न भिन्न है, अतः इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि दोनों नियम लागू होने चाहिए, क्योंकि स्थान और प्रयत्न दोनों समान हो चाहिए। प्रयत्न मतलब कहीं और से आ रहा है और स्थान क्या उसके अलग है, तो प्रयत्न और स्थान में दोनों नियम लागू होंगे तो ही वह सवर्ण कहलाएगा। यत्नो द्विधा, यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। हमने कहा आभ्यंतर प्रयत्न में बाह्य प्रयत्न 2 होते हैं, 5 इसके प्रकार होते हैं और इसके 11 प्रकार होते हैं, ये हमने समझने का प्रयास किया। जो 5 हमने कहा कि जो बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न होता है 5 कौन से, पहला होता है स्पृष्ट, दूसरा ईसद स्पृष्ट, तीसरा ईसद विवृत, चौथा विवृत, 5वां संवृत। क्या है आभ्यंतर। बाह्य प्रयत्न में क्या है 11 होते हैं, 11 में बाधा की गई है। उससे पहले वर्णों की, पहले 5 को ही समझें। वर्णों की उत्पत्ति में जीवा के अग्र, उपाग्र, मध्य और मूल भागों का उपयोग होता है। जीवा को छूना स्पृष्ट कहलाता है, थोड़ा छूना ईशत स्पृष्ट, थोड़ा दूर रहना ईशत द्विवृत, दूर विवृत, तथा हटकर समीप आना संविवृत यत्न कहलाता है, प्रयत्न कहलाता है। जो हमारा प्रयास, हमारे जीवा का जो आस पास उसकी भी क्या है 5 प्रकार हैं जो हमारे आभ्यंतर में आता है। तत्र स्पृष्ट प्रयत्नम सर्व प्रयत्नम स्पर्शनानाम, उनमें से स्पर्श संज्ञक वर्णों का
स्पष्ट प्रयत्न होता है। क से लेकर म तक वर्ण सस्पृष्ट संज्ञक होते हैं। ईसत स्पृष्ट अंतः स्थानाम अंतस्तः संज्ञक वर्णों का ईसत स्पृष्ट प्रयत्न होता है। यण प्रत्याहार स्त य व र ल ये वर्ण अंतस्थ संज्ञक होते हैं। ईसत द्विवृत्त मूषमणानाम मूषा संज्ञक वर्णों का ईसत द्विवृत्त प्रयत्न होता है। सल अर्थात सौ शब्द प्रत्याहार है, स ये ऊष्म संज्ञक होते हैं। विवृत्त सवर्णानाम स्वर संज्ञक वर्णों का द्विवृत्त प्रयत्न होता है। इस प्रकार हमने यही समझने का प्रयास किया कि संयोग आदि संज्ञाओं का उल्लेख हमने सुबंत और तिङन्त आदि को समझने का प्रयास हमने यहाँ पर किया। तो शब्दावली यहाँ पर दी है, सात शब्दावली यहाँ पर दी है। सुबंत मतलब सुबंत को अजमी मतलब अचों से, अव्यवहिता मतलब व्यवधान से रहित, संयोग मतलब संयोग होता है, चांस होता है, मौका होता है। वर्णानाम वर्णों का, सन्निधि मतलब निकटता, निकट। अभ्यास प्रश्न जो पहले पूछे उसको उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, आगे जो पूछेंगे उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। और संदर्भ ग्रंथ सूची से इसको और तैयार कर सकते हैं। उपयोगी पुस्तकें दी गई हैं। निम्नलिखित प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा है प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न। और यहाँ से छोटा प्रश्न दोनों लघु और दीर्घ दोनों तैयार करने, 7 अंक के और 15 अंक के दोनों प्रश्न यहाँ से करने हैं। छोटा प्रश्न हेतु 7 अंक का आएगा। दूसरा है प्रयत्न की परिभाषा करते हुए बाह्य प्रयत्नों को परिभाषा उदाहरण से बताइए। तीसरा आता है सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र की व्याख्या करते हुए वर्ण के स्थान बताइए। चौथा है अणुद्युत सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र की उदाहरण से व्याख्या कीजिए। इस तरह सूत्र प्रश्न पूछे जाएंगे, छोटे बड़े दोनों प्रश्न पूछे जाएंगे, 7 अंक और 15 अंक। बाकी 70 कार्य वहाँ पर देखना, उसमें वहाँ पर 20 अंक के प्रश्न आएंगे, वहाँ पर हमें उसका भी ध्यान हमें करना। जो आगे बहुत प्रश्न आते हैं वो 70 कार्य के लिए काम के प्रश्न है। और यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं ये हमारे लिखित परीक्षा में लघु और दीर्घ दोनों प्रश्न यहाँ पर ये प्रश्न अगर तैयार करेंगे तो वहाँ पर हमारे दोनों प्रश्न तैयार, लघु और दीर्घ तैयार हमारे प्रश्न हो जाएंगे। जो हमारे प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न जो है 4 प्रश्न आता है। इकाई दूसरे को भी विराम देते हैं। आइए पाठशाला की भाग 2 को विराम दें, पाठशाला की भाग की ओर आइए प्रवेश करें। पाठशाला के भाग 1 में हम स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र ब्रह्मांड एवं काल के अंतर्गत तृतीय खंड में हम प्रवेश किए। पहले में खगोल 6 इकाइयाँ समझी, दूसरे में काल को समझा, टाइम को समझा, 5 इकाई को हमने समझा। तीसरे खंड में हम पंचांग को समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमने कल कहा हमारे पास 2 यहाँ पर पंचांग हैं, एक तो यंत्र है, एक पंचांग है। इसको हमने कहा नक्षत्र लोक तिथि पंचांग हमने कहा। इसमें हमने कल समझा इस पंचांग के इसके अंदर क्या क्या बातें दी गई हैं। सबसे पहले विवरण दिया है, प्रश्न संख्या दी है, विवरण प्रश्न संख्या दी गई है। अनुक्रमणिका बताया है, एक प्रश्न में होगा। दूसरा संपादकीय जिसने किया है उसके बारे में बताया गया है। तीसरे में संवत्सर परिचय और संवत्सर के बारे में बताया है, उसका फल क्या होता है उसके बारे में बताया है। वर्ष प्रवेश कुंडली और जन्म लगने के बारे में, जन्म कुंडली के बारे में बताया है 6ठे प्रश्न में। दूसरा आय व्यय चक्र विश्ववत संक्रांति फल के बारे में 6ठे प्रश्न बताया है। 7 में शनि की 7.5 ग्रहण विवरण के बारे में 7वें प्रश्न में। 8 में राशिफल पंचांग श्रवण महात्म्य के बारे में 7 से 11 प्रश्न में दिया है। प्रमुख वृत्त और दर्शिका के बारे में 12 प्रश्न तक दिया है। विवाह मुहूर्त के बारे में 13 प्रश्न में दिया है। उपनयन गृह प्रवेश मुहूर्त के बारे में 14 प्रश्न में दिया है। वाहन क्रय मुहूर्त के बारे में 15वें प्रश्न में दिया है। मुंडन मुहूर्त सर्वार्थ सिद्ध योग 16वें प्रश्न में दिया है। शुभ योग 17वें से 19वें प्रश्न तक दिया है। अगले वर्ष में विवाह मुहूर्त क्या होगा उसको 20वें प्रश्न में दिया है। तिथ्यादि पंचांग संवत 2078 21 से 44 तक बताने का प्रयास किया गया है, प्रश्न में दिया है, पूरे प्रश्न में बताने का प्रयास। फिर बालारिष्ट योग के बारे में 45 से 46 तक प्रश्न में दिया है। अक्षय तृतीया के बारे में 47 प्रश्न में दिया है। पंचक विचार 48 प्रश्न में दिया है। फिर चौघड़ियाँ शिववास विचार तालिका 49 सूत्र में दिया है, 49 प्रश्न में दिया है। प्रश्न जो संख्या है। ग्रहों के रत्न उपरत्न राशि स्वामी रत्न के बारे में 50 प्रश्न में दिया है। वधु प्रवेश द्विरागमन मुहूर्त गणा आरिष्ट नक्षत्र पात सारणी 51 प्रश्न में दिया है। दिशाशूल समयशूल चंद्रवास अग्निवास तालिका 52 प्रश्न में दिया है। भद्रावास के बारे में 53 प्रश्न में दिया है। भद्रा राहुकाल 14 प्रश्न में दिया है। मंगल दोष के बारे में 55 में दिया है। मंगल दोष परिहार के बारे में 56 से 57 प्रश्न में दिया है। ग्रह शांति के उपाय घोड़ा चक्र सारणी अक्षांश रेखा सारणी 58 से 61 प्रश्न में दिया है।
पर्व काल निर्णय के बारे में 62 चौथे में दिया है। मंत्र विंशोत्तरी महादशा अंतरदशा चक्र के बारे में 65 और 66 पृष्ठ में दिया है। 65 से 66वें पृष्ठ तक दिया है। लग्न सारणी 67वें पृष्ठ में दिया है। गुणबोधक सारणी 68 से 69 पृष्ठ में दिया है। प्रयोग मेले जो है 70वें पृष्ठ में दिया है। 70 पृष्ठ यहाँ पर दिए गए हैं और 70 इसका मूल्यांकन भी है। 70 पृष्ठ में 70 रुपए की क्या है पंचांग है। नक्षत्र तिथि पंचांग, नक्षत्र लोग तिथि पंचांग 70 पृष्ठ 70, एक पृष्ठ का 1 रुपया दिया है। तो 70 रुपए में 70 पृष्ठ यहाँ पर दिए हुए हैं। इनकी एक जो ये पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है इसके 1 रुपया है। इसी प्रकार से कितने पृष्ठ हैं? 70 पृष्ठ हैं। कुल मिला के 70 पृष्ठों का 70 रुपये, ये इसका क्या है पेमेंट भुगतान। तो 70 रुपये का इसका मूल्य यहाँ पर दिया है 70 रुपये। अब इससे पहले भी हमारे पूर्व के पंचांग हमारे पास थे। पूर्व का पंचांग जो था इसमें आता है गणेश मार्तंड पंचांग जो है, रामदत्त जो है पंचांग, ये भी पंचांग था। ये पंचांग है। इस पंचांग में भी क्या है पृष्ठ की संख्या ज्यादा है बजाय इस नक्षत्र लोक तिथि पंचांग के बजाय इसमें क्या है ज्यादा है। और इसका मूल्य जो है, इसका मूल्य 70 रुपये है, लेकिन पृष्ठों की संख्या ज्यादा है। अब मूल्य 70 रुपये के लिए पृष्ठों की संख्या ज्यादा है। तो ये पिछले वर्ष का 2019-2020 का है। पिछले वर्ष हमने लिया नहीं था, इस वर्ष से ले रहे हैं। नए वर्ष में, नए संवत्सर में, ये जो मार्च से अब नया वर्ष संवत्सर आएगा तब एक काम वाली बातें हैं, तब उसको हमें लेना है, तो उसको हमने अभी से लिया है। पंचांग को हमें समझना है। पंचांग के मुख्यतः क्या है 5 अंग होते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक जो है प्रथम वर्ष में पंचांग के बारे में हमें समझने का प्रयास। पंचांग के बारे में 5 अंगों के बारे में 5 इकाई में उन्होंने रखी है। तीसरे खंड को 5 इकाई में उन्होंने रखा है, जिसको क्रम से पहले वो तिथि और क्रम, उनका सैद्धांतिक स्वरूप क्या है इसके बारे में बताया है कि जो तिथि है, तिथि क्रम क्या होता है। तो तिथि जो होती हैं वो चंद्रमा की क्या होती है 16 कला के आधार पर होती है। अब कला मतलब क्या होता है? कला मतलब ये होता है कि 3 ग्रह सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। कला का मतलब क्या होता है? कला का मतलब होता है कि तीनों क्या है गति कर रहे हैं। अब थोड़ा सा गति करते तो चंद्रमा में क्या है थोड़ा कभी प्रकाश ज्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा ऐसे दिखता है। तो इस प्रकार 16 कलाएं इसको हम कहते हैं। उस 16 कला को हम 16 तिथि कहते हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी, या तो अमावस्या या पूर्णिमा। तो 14, 15, 16 क्या होती है? कला होती है चंद्रमा की। 16 कला मतलब 16 मतलब कला का मतलब होता है कि तीनों गतिशील हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर, प्रकाश के पड़ने के आधार पर हम कला कहते हैं। कभी कम, पूर्णिमा से फिर तक प्रकाश धीरे धीरे बढ़ना, पूर्णिमा को पूरा दिखाई देना, वो कला कहलाएंगी। 8 कला यहाँ होगी। और 8 कला ठीक उसके विपरीत घटने का क्रम कि यहाँ से पूर्णिमा से फिर लेकर के अमावस्या का कला उसके विपरीत में, तो 8 कला ये हो जाएंगी। 8 2 9 16 कला ऐसी होती है, जिसमें 14 तो हमारी तिथियां में 2, एक में अमावस्या, एक में पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा को हम 15 से दिखाते हैं और अमावस्या को हम 30 से दिखाते हैं। तो कला का मतलब होता है कि सूर्य के प्रकाश से हम क्या है, पृथ्वी और चंद्रमा क्या है प्रकाशमान है। पृथ्वी में और कोई चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं है, ये स्टार नहीं है, ये स्टार नहीं है। स्टार का जो नियम कहता है, जो उसकी बातें, जो उसके जो नियम जो होते हैं वो पूरे नियम को फॉलो नहीं करता है, कुछ नियम को फॉलो करता है, तो इसलिए हम उसको स्टार भी कह सकते हैं। जैसे सूर्य को हम ग्रह कह रहे हैं, क्योंकि ग्रह के नियम क्या कहता है कि जो घूमे, और सूर्य भी घूम रहा है, तो इसलिए सूर्य को भी हम ग्रह कहते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी चंद्रमा को भी हम स्टार, हम तारा कह सकते हैं अगर कुछ नियम को फॉलो करेगा तो, लेकिन पूर्णतः नियम को फॉलो नहीं करता है। इसलिए हम उतना प्रकाशमान खुद की उष्मा नहीं है। तो सूर्य से प्रकाश पड़ेगा, चंद्रमा शाम को उजाला दिखता है, तो यहाँ चंद्रमा के बाद तो प्रकाश होता है।
तो कहेंगे ये तो स्टार है, तो स्टार हम इसको कह सकते हैं। इस स्थिति में इसको स्टार कहेंगे। अगर सूर्य का प्रकाश, अगर सूर्य अपना प्रकाश देना ही बंद करे तो चंद्रमा चमकेगा कैसे, जिसको प्रकाश मिलने वाला नहीं है। तो इस स्थिति में फिर हम स्टार नहीं कहेंगे। कुछ ऐसी स्थिति में हम उसको स्टार कह सकते हैं, कुछ दिशा में स्टार हम नहीं कह सकते, वो कंडीशन व स्थिति के आधार पर हम कहते हैं। तो जो सूर्य का जो प्रकाश जो है पृथ्वी की और चंद्रमा में स्थिति के हिसाब से, दशा के हिसाब से क्या है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कला, मतलब प्रकाश का कभी गणना, कभी घटना, कभी बढ़ना। जब प्रकाश का 0 से धीरे धीरे जब प्रकाश बढ़ता रहता है पूर्णिमा तक, उसको हम जो उसके कितने अगर हिस्से करें तो वो 8 हिस्से होते हैं। और 8 हिस्से को या कला को बात एक ही है, तो 8 को कहते हैं। और फिर जब पूर्णिमा से लेकर फिर 8 हो जाता है, उसको भी हम 8 हिस्से कहते हैं। इसे हम 16 हिस्से हम कहते हैं। जब पूर्ण होता है पूर्णिमा कहते हैं, जब पूरा अंधेरा होता है, जब पूरा पृथ्वी से ढक जाता है चंद्रमा, उस दिन हमें चंद्रमा दिखता ही नहीं है। कहाँ से दिखेगा जी, जब पूरा ढक गया है, प्रकाश ही नहीं है, कहाँ से दिखेगा। तो ये मतलब क्या है, सूर्य के ठीक सामने क्या है, पृथ्वी आ जाती है और पूरा सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, चंद्रमा पर प्रकाश पड़ता ही नहीं है। उस दिन कहते हैं अमावस्या है। उस दिन चांद में दिखाई नहीं देगा, कहाँ से दिखाई देगा, कहाँ से दिखाई देगा। पूरी पृथ्वी ने उसको ढक दिया है तो कहाँ दिखेगा, उसके बाद तो उजाला है नहीं, अंधेरे में तो दिखेगा नहीं। वो तो तब दिख रहा है जब सूर्य का प्रकाश को पड़ रहा, तब दिख रहा है। हाथों भी छूटा दिख रहा है, कभी बड़ा कभी बड़ा कभी बड़ा कभी बड़ा, ऐसे 16 कला हमें दिखाई दे रही है। वो किसके कारण दिखाई दे रही है, सूर्य के प्रकाश जब रोशनी जब जा रही है वहां तब दिखाई दे रही है। जिस दिन प्रकाश नहीं जाएगी, रोशनी नहीं जाएगी, उस दिन सूर्य में नहीं दिखता है, तो उस दिन हम कहते हैं अमावस्या है। तो पूरा वो क्या है, ढक जाता है, पृथ्वी की ओट में आ जाता है, इसलिए वो कहते हैं अमावस्या है। तो 16 कला का मतलब ये होता है। कला का मतलब क्या है कि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा का घटता हुआ आकार, बढ़ता हुआ आकार, मतलब स्थिति, मतलब चंद्रमा घटता बढ़ता मतलब नहीं है। चंद्रमा में क्या है, प्रकाश की मात्रा का घटना बढ़ना। अब तो बात को समझे, चंद्रमा घटना मतलब क्या है। चंद्रमा घटना मतलब कभी चंद्रमा का प्रकाश इतने हिस्से तक आता है, कभी इतने 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 तक आ जाता है, कभी पूरा ही आ जाता है। तो वो सूर्य का प्रकाश की बात हो रही है। उसी को हमने नाम कला कहा, उसी को हमने तिथि कहा। उसी का नाम क्या है, तिथि है। तो पहले उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष में जो पहला प्रश्न पत्र ब्रह्मांड एवं काल, उसके अंदर जो पंचांग परिचय नामक जो तीसरा खंड में हम पंचांग को समझने का प्रयास में जो पहली इकाई तिथि के बारे में हमने बताया कि तिथि का क्रम क्या होता है, उसका सैद्धांतिक स्वरूप क्या है। सैद्धांतिक स्वरूप क्या है, ये पहली इकाई। दूसरी इकाई में नक्षत्र का क्रम क्या है, अंशात्मक विभाजन क्या है दूसरी इकाई में। तीसरी इकाई में योग का क्रम दिया है, उनका सैद्धांतिक स्वरूप। चतुर्थ में करण और सैद्धांतिक स्वरूप के बारे में बताया है। पांचवें में ग्रह कक्षा, प्राच्य और पाश्चात्य, ऋषि मनुष्य की दृष्टि और आधुनिक नवीन दृष्टि, वैज्ञानिक की दृष्टि के आधार पर कक्षा का, ग्रहों की कक्षा क्या है, ऑर्बिट्स क्या है, जहां पर घूम रहे हैं, जिस पथ पर घूम रहे हैं, उसकी कक्षा की दृष्टि के बारे में ये पांचवी इकाई में दी है। लेकिन वार के बारे में तो यहाँ पर जिक्र किया ही नहीं। लेकिन पंचांग में तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करणों को हम पंचांग कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम पहली इकाई में तिथि और वार को समझ लेंगे। हालांकि वार को हमने यहां पर समझ लिया है, काल में समझ लिया है। वार को हमने काल में समझ लिया है। तिथि बताने का प्रयास करते हैं, तिथि की मतलब क्या होता है, सैद्धांतिक स्वरूप क्या है। अब तिथि को समझने के लिए हमें पंचांग को समझना होगा। पंचांग के अंदर तिथि होती है। तो पहले बात में ये समझा, दूसरे क्रम में अगर क्रम आता है। अब पंचांग को ये हमें समझ रहे हैं, इसको हमें समझना है जो यहाँ पर इकाई के माध्यम से दिया गया है, इसमें दिया गया है। बताते हैं कि देवभूमि ऋषियों, मुनिषियों, देवी देवताओं, महात्माओं, महापुरुषों, वीरों और विद्वानों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। यहाँ श्री बद्र केदार सहित मद महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, विष्णु, नर नारायण, मुरली मनोहर, योग बद्री, नरसिंह, त्रिजुगी नारायण, बागनाथ, विभिन्न नाग देवता, माँ चंडी, मनसा, भ्रामरी, नंदा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, हर गौरी, सरकंडा देवी, चंद्रबदनी, दुर्गा माता, भवानी, भुवनेश्वरी, कालिका, महिषमर्दिनी, चामुंडा, ज्वालपा, गौरी, नवदुर्गा, शीतला माँ आदि देवी देवताओं नित्य निवास कर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। धर्म
भक्ति, ज्ञान और विद्युता की अविरल धारा इस धरा का नाम में अनादिकाल से बह रही है। माँ गंगा यमुना का भूलोक पर उद्गम स्थल ही नहीं, श्री बद्री केदार एवं श्री गंगा यमुना जी का भी नित्य स्मरण वंदन है। भगवान श्री, अब देखो ये सूत्र श्लोक में बताने का प्रयास किया है, ऋषि मनुष्य ने उसमें अपनी भाषा में बताया है। ये जो भाषा है वही इसको हिंदी में बताया है, क्योंकि ये भाषा का प्रचलन कम है, जन जन लोग नहीं बोलते हैं इस भाषा को, इसलिए इस भाषा का रूपांतरण करना पड़ा। क्यों अनिवार्यता रही? इसलिए अनिवार्यता रही क्योंकि अब ये भाषा का प्रचलन ज्यादा है तथा हिंदी भाषा जिसे बोले, और संस्कृत भाषा का प्रचलन कम है, इसलिए इसको नहीं तो एक समय में ऐसा रहा था जब ऋषि मुनि का समय था तो उसमें इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। अब आवश्यकता है, आवश्यकता इसलिए क्योंकि ये भाषा का प्रचलन कम हो गया, इसका प्रचलन ज्यादा है, चलन इसका ज्यादा है, इसका फैशन, इसका रिवाज का टाइम है, इसका फैशन, इसका प्रचलन अभी है, तो इसलिए इस भाषा में करना पड़ेगा। ये समझ में नहीं आएगा हमें ये सूत्र क्या दिया करके, ये तो ऋषि मुनि जिसमें संस्कृत भाषा थी उसमें ये भाषा में बोला गया था, जो हिंदी में अनुवाद किया है। तो संस्कृत में क्या दिया इस पर हम विचार नहीं करेंगे, जो हिंदी में कहा उसको समझने का प्रयास हम करें। यहाँ पर एक दो सूत्रों में बताने का प्रयास, जो हमने हिंदी में समझा, ये 2 सूत्रों में बताने का प्रयास यहाँ पर किया है, 2 श्लोकों में बताने का प्रयास। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 श्लोकों में बताने का प्रयास किया है। हम इसको श्लोकों को बर्बाद नहीं करेंगे, हम सीधे इसकी हिंदी में अनुवाद करते हैं क्या बताने का प्रयास किया गया है। सही बातों को हम कल की पाठशाला में समझेंगे। संपादक कुछ बताना चाह रहे हैं, अपने पंचांग जो बनाया है उसको बताने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। नक्षत्र लोक तिथि पंचांग की जो संपादक करने वाले संपादक जो हैं उनके कुछ वचनों को सुनने का प्रयास हम शेष कल की पाठशाला में करेंगे। मानना नहीं, जानना, आनंद मोक्षपूर्वक जीवन जीना है। मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक शांत सुना भगवत अनुभव को अंत में सभी वेद बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।